हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। और मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई जिंदगी में भैया। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ कैसा चल रहा है रिलेशनशिप? ये रिश्ता नाता सब जोड़ पा रहे हो या नहीं जोड़ पा रहे भाई साहब? ये रिश्ते नाते जोड़ पा रहे हैं कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह की बातें चल रही हैं? अब स्टोइकोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट कर लिया था कल, इल्ड कॉन्सेप्ट हो गया था, अपनी कुछ बातें थी सर, थ्योरेटिकल इल्ड, एक्चुअल इल्ड, बहुत सारी चीजें हमने कल जाना था कि हमारे अपनी पढ़ाई में क्या क्या होता है। हमने भैया ये भी जाना था कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है। सर देख लीजिएगा, ऐसी ऐसी बातें हमने कर रखी हैं। चैप्टर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और अब चैप्टर भैया इसी हफ्ते कंप्लीट भी हो जाएगा। ये चैप्टर भैया 3 हफ्ते के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा छुट्टियों के साथ साथ। तो उम्मीद यही है कि आप भी साथ साथ बने रहेंगे और करते रहेंगे। तो यस यस यस, बहुत बढ़िया। अपनी एफिशिएंसी निकाली, अपनी एफिशिएंसी आपने निकाली है या नहीं देख लीजिएगा, क्योंकि बेटा यहां पर अब बहुत ज्यादा तेजी से काम होने वाला है। अब आज से और अभी से भैया आपने स्टोइकोमेट्री पढ़ी है, आपने लिमिटिंग रिएजेंट करा है, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको केबीडी मिलेगा, ठीक है, हाँ केबीडी मिलेगा। और अब क्योंकि चैप्टर धीरे धीरे एंड हो रहा है, तो हर एक चैप्टर का मैंने शुरुआत में ही बोला था आप लोगों से कि भैया हर एक चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है। शुरुआत में ही शायद आप लोगों को बताया गया था कि भैया क्लास नोट्स तो करने ही करने हैं, क्लास के क्वेश्चंस आपको वीकली कंबाइंड पीडीएफ में मिल ही जाते हैं, क्लास के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। अगर आप डीपीपी के क्वेश्चंस भी साथ साथ में कर रहे हैं सर, मॉड्यूल भी कर रहे हैं, मॉड्यूल भी अपने पास करे जा रहे हैं, तो भैया देख लीजिएगा, अगर चैप्टर एंड होने के बाद इन तीनों को आपने कर लिया है, इन तीनों को आपने कर लिया है, तो बेटा बहुत काम की चीज होने वाली है। क्योंकि बेटा ये तीनों मिला के आपके पास नहीं तो कम से कम 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्लास के क्वेश्चन, डीपी क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन मिला के। भैया आप ना इन तीनों से सर अच्छे क्वेश्चंस, मतलब 100 से 150 अच्छे क्वेश्चंस आप हाईलाइट जरूर करिएगा सर, रिवीजन के लिए निकाल जरूर लीजिएगा। जिन लोगों ने मॉड्यूल नहीं किया है कोई बात नहीं, क्लास के क्वेश्चन, डीपी क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है, उनमें से भैया अच्छे क्वेश्चंस हाईलाइट जरूर कर लेना। यहां से बाद हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। एनसीईआरटी करने के बाद पीवाईक्यूज पे जाएंगे, और पीवाईक्यूज मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर देता हूं। पीवाईक्यूज में भैया आपको पहले करना है नीट पीवाईक्यूज, फिर करना है जेई मेंस का पीवाईक्यूज, और भाई साहब टाइम मिलेगा तो भैया आपको जेई एडवांस का भी पीवाईक्यूज कर लेना है। बस इतना ही करना है हर चैप्टर के लिए। अभी पहला चैप्टर खत्म हो रहा है, उम्मीद है कि आप सब लोग डीपीपी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि डीपी में अच्छे खासे क्वेश्चंस होते। अगर आप पूरा चैप्टर एंड करेंगे तो 300 350 क्वेश्चन डीपी के अंदर मिल जाएंगे। तो भैया देख लेना, यहां पर देखना पीवाईक्यूज में बेटा, इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग पीवाईक्यूज आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, नीट वाला तो चलो अटेम्प्ट भी कर लेते, जेई मेंस जेई एडवांस नहीं हो पाता, तो इसके लिए बेटा आपको हर चैप्टर के एंड पे एक सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर मोटी किताब सीरीज हम लोग बात करेंगे सर। इसके अंदर आपको भैया 2026 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज आपको मैं डिस्कस करके दे दूंगा। बट उस डिस्कशन का मतलब यह है कि भैया वो पीवाईक्यूज फिर से आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं बस बता दूंगा कि बेटा ये इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटा जैसे ही चैप्टर एंड होगा आपको मोटी किताब सीरीज मिल जाएगी, मोटी किताब सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आप ये सारा कुछ, सारे 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज टिल 2026, टिल 2026 के सारे पीवाईक्यूज, चाहे नीट के हो, चाहे जेई मेंस के हो, चाहे जेई एडवांस के हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके अपने मेथड से, जो हमने क्लास में किया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि भैया जेई एडवांस के हो जो हमारे सिलेबस में ना हो, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर जस्ट आंसर देख सकते हैं कि हाँ यार ये ऐसा होता था। तो भैया देख लीजिएगा, ये एक सीरीज है जो हर अगले हफ्ते आपकी चालू हो जाएगी। ये बेटा लेक्चर के साथ साथ आपको साथ में अटेम्प्ट कर लेना है, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूंगा, बट मैं ऑब्वियस है सॉल्यूशन बहुत फास्ट फास्ट बताऊंगा, क्योंकि भाई मुझे हिंट देना है। ये पीवाईक्यूज बेटा आपको पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा क्लास के अंदर। बस इतना ही कर लीजिए, जो कराया जा रहा है इतना ही कर लीजिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। बस इसी को बार बार कीजिए, सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है, चाहे पेपर 2025 का हो, चाहे 2026 का हो, चाहे किसी का भी हो, पेपर इससे बाहर नहीं जाना है। क्लास के क्वेश्चंस, डीपीए क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज बेटा देख लीजिएगा। पीवाईक्यूज में जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज, ठीक है।
किसी और कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा, हो सकता है वहां का मतलब जो क्वेश्चन का नंबरिंग हो या क्वेश्चन को देने का तरीका हो वो थोड़ा अलग हो, तो आप टॉपिक वाइज किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास अगर पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स नहीं है तो आप किसी और कोचिंग के ही मॉड्यूल्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। क्वेश्चन बेटा फास्ट तभी सॉल्व होगा जब आप बार बार, हाँ बार बार आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप क्या करोगे, चीजों को रिलेट करोगे, यार मुझे इस तरह चीजों को रिलेट करना है। क्वेश्चन बेटा फास्ट तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हम क्वेश्चन फास्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जेईई मेंस का पीवाईक्यूज दिखाता हूं मैं, आजकल खासकर ट्राई करता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री आप ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक के साथ रिलेट कर पाए। अगर आप जेईई मेंस का ये क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन आप शायद देखें तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है ये। आप अगर ऑर्गेनिक का देखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। सर इस क्वेश्चन को देख लो, नॉर्मली ये रिएक्शन दी जाएगी तो आप नॉर्मली क्या बोलते हो कि सर 1 मोल ये रिएक्ट करेगा, 1 मोल बनेगा और 1 मोल ये बनेगा। सर बेंजीन का 1 मोल से चालू हुए तो 1 मोल फिनॉल बनेगा। बट क्वेश्चन देने वाले ने देखो कितना सुंदर बना रखा है, क्वेश्चन देने वाले ने कितना सुंदर सा बना रखा है। 1 मिनट बेटा, ये थर्टीन्थ लेक्चर है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन देने वाले ने कितना सुंदर सा बना रखा है, देख लेना। यहां पर देखोगे, सुनना अपने पास, ये देखो कैसे बनाया गया। अगर नॉर्मल केस में बोला जाए तो 1-1 मोल से 1-1 मोल बनना है, लेकिन बगल में शायद देखो क्वेश्चन देने वाले ने क्या दिया है कि सर पहले वाले का यील्ड कितना है 60%, दूसरे वाले का यील्ड कितना है 50%। ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम बोल देते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन बोल देते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो भैया देख लीजिएगा, सर पहले अगर 1 मोल से चले, सर बनना कितना चाहिए था, सर रिएक्शन 1 से 1 मोल से, सर आफ्टर रिएक्शन 1 अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 के बाद थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए था बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड कितना होना चाहिए था आपका, थ्योरेटिकल यील्ड 1 मोल होना चाहिए था। लेकिन सर एक्चुअली में आपके हाथ में कितना आएगा, सर एक्चुअल यील्ड कितना आएगा, 1 मोल का 60%, मतलब 0.6 मोल आएगा। बेटा देख लेना, सर थ्योरेटिकली बेटा आपको 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए, तो थ्योरेटिकली ये थ्योरेटिकल था। लेकिन सर आफ्टर रिएक्शन 1 आप स्टेप 1 के बाद देखेंगे तो 1 मोल आना चाहिए था, बट बना कितना। सर अगर आप स्टेप 2 पे जाएंगे तो स्टेप 2 पे अब देख लो, स्टेप 2 पे देखोगे तो भैया अब सर 1 मोल तो रहा नहीं, अब 1 मोल तो रहा नहीं, 1 मोल से कितना बना 0.6 मोल। तो बेटा 0.6 से कितना बनेगा, थ्योरेटिकली आपको कितना बनाना चाहिए था, थ्योरेटिकल यील्ड आपका कितना होना चाहिए था बेटा 0.6 मोल से 0.6 मोल। बट इसकी भी एफिशिएंसी दी हुई है और सर यहां पर लिखा गया है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड बेटा देखोगे तो ये कितना हो रहा है 0.6 का आधा, तो 0.6 का 50%, दैट मींस 0.3 मोल हो रहा है। सर ये कितना हो रहा है, सर आफ्टर स्टेप 2 कितना रिएक्शन का हो रहा है पार्ट, सर 0.3। सर देख लो, हर एक रिएक्शन अपने से अपने हिसाब से यील्ड जनरेट कर रही है। मतलब मैं 1 मोल से चला, मुझे मिला कितना, सर 0.3 मोल। सर परसेंटेज यील्ड ओवरऑल रिएक्शन का कितना आएगा, अगर परसेंटेज यील्ड ओवरऑल रिएक्शन का कोई पूछ दे, सर 1 मोल चले थे, सर 1 मोल चले थे, 1 मोल मिलना चाहिए था, हाथ में कितना आ रहा है, सर हाथ में कितना आ रहा है 0.3 मोल। मतलब परसेंटेज यील्ड ओवरऑल रिएक्शन का, कंप्लीट रिएक्शन का कितना हो गया 30%। सर परसेंटेज यील्ड कितना हो गया 30%, ओवरऑल यील्ड कितनी आ गई 30%। क्यों, क्योंकि सर देख लीजिएगा, सर आपका एक इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन कि बेटा इस रिएक्शन का रिएक्टेंट उधर जाके प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट बन रहा है, तो इसको सिक्वेंशियल रिएक्शन बोल देते हैं ओवरऑल रिएक्शन का। सर अब ये क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक से रिलेट करना चाहो, चाहे भैया फिजिकल से रिलेट करना चाहो, आपकी मर्जी। तो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बेटा ऐसे होंगे, परसेंटेज यील्ड ऐसे निकाली जाएगी। हाँ ये 30%। अब जैसे जेईई मेंस वाले क्या करते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, फिजिकल को इनऑर्गेनिक के भाई फिजिकल ऑर्गेनिक को मर्ज कर दिया है, फिजिकल ऑर्गेनिक को मर्ज कर दिया है कि सर इसका 5 ग्राम रिएक्ट करेंगे, बताओ इसका कितना मास बनेगा, बताओ। टॉल्यूइन का 5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, टॉल्यूइन का मास कितना होता है,
टॉल्यूइन पता है ना बेटा क्या होता है? ये टॉल्यूइन है, ये बेंजल्डिहाइड है। बताओगे बेंजल्डिहाइड कितना बनेगा? अगर 92% ईल्ड है तो, ईल्ड 92% है तो भैया कितना बनेगा? जल्दी बता सर। 92% अगर ईल्ड है तो कितना बनेगा सर? देख लो। अब भैया रफ पेज पे करो, तुमको हर टाइम क्वेश्चन इस तरह से नहीं अटेम्प्ट करना है। रफ पेज पे अटेम्प्ट करो। बहुत सुंदर राइटिंग में नोट्स भर लेने से काम नहीं चलेगा भैया। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख ले क्या बनेगा। सर इन द बिलो रिएक्शन 5 ग्राम टॉल्यूइन है कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विद 92% ईल्ड। सर नॉर्मली टॉल्यूइन का मास निकालेगा ना तो टॉल्यूइन बेटा C6 देख लेना, C6H8 होता है। तो टॉल्यूइन का मास निकालोगे तो भैया सर C7H8 होता है, ठीक है। C7H8 होता है तो भैया टॉल्यूइन का मास निकालोगे तो ये कितना आ रहा है? 92 ग्राम। 92 ग्राम से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेटा देखोगे तो C6H5 और ये CHO होता है। तो इसका मोलर मास निकालोगे तो अगेन कितना आ जाएगा? 84, 90 और 90 और 16, 106 ग्राम आ जाएगा। 106 ग्राम आ जाएगा, 106 ग्राम। तो सर 92 ग्राम से ये कितना बन रहा है? 106 ग्राम बन रहा है। 92 ग्राम से ये कितना बन रहा है? 106 ग्राम। तो 5 ग्राम से भैया थ्योरेटिकली ईल्ड बताओगे, थ्योरेटिकल ईल्ड कितना होगा? सर आप देख लीजिए थ्योरेटिकल ईल्ड ऑफ बेंजल्डिहाइड कितना आएगा? सर थ्योरेटिकल ईल्ड ऑफ बेंजल्डिहाइड निकालने जाओगे तो 5 इंटू सर 106 अपॉन कितना आ गया? 92। बट क्या रियल ईल्ड यही होगा? नहीं सर, रियल ईल्ड क्या होगा? एक्चुअल ईल्ड कितना होगा? सर एक्चुअल ईल्ड अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल ईल्ड ऑफ बेंजल्डिहाइड जो हाथ में आएगा, सर एक्चुअल ईल्ड ऑफ बेंजल्डिहाइड जो हमें मिलेगा सर वो कितना मिलेगा? 5 इंटू 106 अपॉन 92 का 92%। क्यों? क्योंकि भैया परसेंटेज ईल्ड दिया हुआ है, परसेंटेज ईल्ड दिया हुआ है। सर आंसर कितना आ जाए? अब सोच लो सर, आप यही रिएक्शन पढ़ते हो कहां पर? ऑर्गेनिक के अंदर। सर याद करो टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड जाने के अलग अलग तरीके होते हैं। इटार्ड रिएक्शन होता है, साइड चेन क्लोरिनेशन होता है। अब ये जेई मेंस वालों ने कर रखा है, एनटीए नहीं कर रखा है मतलब, तो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। एनटीए नहीं कर रखा है तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा देख लीजिएगा कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया किस तरह से रिएक्शन को कहां पर ऑर्गेनिक को फिजिकल के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये देख लेना बेटा। सुंदर चीज देख लो कैसे बन रहा है। 5.6 5.3 जो भी आ रहा है। सर याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, 12th में हम लोग के पास चैप्टर होता है कि सर टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड जाने के 2-3 तरीके एनसीईआरटी में दिए जाते हैं। सर चलिए आइए केबीडी चालू करते। अब आपका केबीडी फेवरेट काम चालू करते बेटा। अब आपका केबीडी चालू करते, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मुझे डिस्कस करने थे। अब चालू करते हैं बेटा कौन बनेगा डॉक्टर। शुरू करते हैं कौन बनेगा डॉक्टर, देखते हैं क्या क्या होता है भाई साहब। चालू करते हैं अपना केबीडी, और केबीडी में भैया पहला क्वेश्चन बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का। सर देखिएगा सर इस केस में कौन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया है। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, सॉरी, ये तो मतलब नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री है बेटा, ये नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री है। रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है। रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है। सर बता सकते हो क्या निकलेगा? ये तो नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री, एक ही रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है इसमें। सर 18 ग्राम से ये बनता है 2 ग्राम और ये बन रहा है 16 ग्राम। 18 ग्राम से ये बन रहा है 2 ग्राम और वो बन रहा है 16 ग्राम। तो 36 से कितना होगा? 36 से कितना होगा? सर डबल कर देंगे। 36 से क्या बनेगा? 4 ग्राम। सर इससे कितना बनेगा? 36 से 4 ग्राम और क्या बनेगा? सर 32 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा। तो ए का आंसर क्या आएगा? क्यू। ए का आंसर आएगा क्यू। ए का आंसर क्यू। अब आते हैं बी पे। बी भैया 18 ग्राम से कितना? सर 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो बी का आंसर आर। तो ये देखो काटते चलो भैया, देख लीजिएगा बी का आंसर आर। सी का आंसर निकाल लो। 9 ग्राम से कितना बनेगा? सर आधा करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो सी का आंसर क्या आएगा? एस। सर क्या आंसर आ जाएगा?
सर देख लो क्या आंसर आएगा, आपके पास रिएक्टेंट दिया है, आपने स्टैंडर्ड देख के भैया डिसाइड कर लिया 18 ग्राम, 2 ग्राम, 16 ग्राम, देख लो दोनों में क्या डिसीजन होगा। सर क्या होगा, श्योर? तो भैया देख ले तेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तेरे पास भैया कौन सा ऑप्शन मर्ज करेगा। सर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा। सर 18 ग्राम, 2 ग्राम, अब सर कैसे करें बेटा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर आप जो है भैया घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। यहां देख लीजिएगा ए प्लस बी गिव्स ए बी, ए प्लस बी क्या दे रहा है, ए बी दे रहा है, ए प्लस बी क्या दे रहा है, ए बी दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी गिव्स ए बी, अगर बी इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सी जगह पर बी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, बी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कहां काम करेगा। एक एटम से काम कर रहा है, एक एटम से रिएक्ट कर रहा है, बी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कहां काम करेगा, किस ऑप्शन में बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बेटा कोई भी नया है प्लीज क्वेश्चन मत लिखो बेटा, ये क्वेश्चंस लिखने नहीं है आपको, इस हफ्ते सैटरडे को ये सारे क्वेश्चंस दोबारा मिल जाएंगे जल्दी जल्दी। कैसे होगा भैया, इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ए प्लस बी गिव्स ए बी क्या आएगा। सर क्या होगा, इसका आंसर देखोगे क्या आएगा, यहां पर देखोगे भैया ये अमाउंट कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यहां पर देखोगे अगेन 100 है तो यही लिमिट, क्योंकि 1:1 का रेशियो बेटा, तो 50 से 50 रिएक्ट करेगा, 100 से 100 रिएक्ट करेगा, 50 से भैया 30 रिएक्ट नहीं करेगा। सर ये केस अपना लिमिटिंग रिएजेंट बी होगा। थर्ड ऑप्शन इज द लिमिटिंग रिएजेंट बी। सर ये देख लीजिएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाए। इक्वल वॉल्यूम दिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम है बेटा। अब ये सब क्वेश्चन क्लास में किए हुए क्वेश्चन है बेटा, बस लाइन लिखने का तरीका है। इक्वल वॉल्यूम दिया है, सर इक्वल वॉल्यूम गैसेस का इक्वल मोल्स होता है, शायद इक्वल वॉल्यूम गैसेस का इक्वल मोल्स होता है। इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल्स होता है। जल्दी, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मोल्स, और इक्वल मोल्स दिए हैं तो भैया लिमिटिंग रिएजेंट बताना बहुत आसान होता है शायद। भैया लास्ट क्लास में ये सारी चीजें प्रैक्टिस की हुई हैं, लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस की हुई हैं। अगर आप देखें तो क्या होगा, x डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद x डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सर इक्वल मोल्स है, दोनों को भैया डिवाइड करके देख लो। मुझे तो भैया हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी भैया, क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन आएगा। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर अगर x मोल है और इसका भी भैया x मोल है, तो डिवाइड कर लो x/1 और x/3, सबसे छोटा नंबर किसका आएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। भैया जो सबसे छोटी वैल्यू आती है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू छोटा आएगा वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। यहां पर बेटा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो, ये बताओ कितना मोल्स बनेगा AlCl3 का, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो कितने मोल्स ऑफ AlCl3 बनेगा, कितने मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा, भैया बता सकते हो क्या, जल्दी जल्दी। बेटा तुम क्वेश्चन करो, स्पैमर को, हाँ किसी और को देखने की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि वो हर साइड रहेंगे, एग्जाम हॉल में भी ऐसे लोग रहेंगे। तुम अपने क्वेश्चन पे, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। तुमको क्या ही फर्क पड़ रहा है कौन आ रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, करने दो, वो अगले साल भी करेगा,
हो सकता है ना भाई उसके पैसे ज्यादा हो, नीट 2028 की प्रिपरेशन कर रहा हो, इस साल बस देखने आया हो किस तरह से क्लास होती है, कैसे क्लास होती है। जल्दी। क्या होगा सर, यहां पर देखोगे तो क्या बनेगा, यहां पर देख ले भाई क्या बनेगा सर, यहां पर लिमिटिंग रीजेंट कौन है, 1/2 और 3/3। सर छोटा कौन है सर, 1/2 होगा। अब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा देख लेना, जो लोग क्लास में भैया पढ़ रहे देख लो, 1/2 1/3/3 सबसे छोटा भैया एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये काट दे ये ऑप्शन। एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा 2 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल, तो बेटा 1 मोल से कितना बनेगा सर, 1 मोल से 1 मोल बनेगा। तो क्लोरीन का मोल कितना बनेगा बेटा, 1 मोल। तो सर ये रहा ऑप्शन, पहले दो से ही ऑप्शन आ गया, हम भैया पहले दो से ही ऑप्शन टिक मार लेंगे। लेकिन अब भैया कुछ लोग होंगे, एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट सर, 1/2 0.5 होता है, 1/2 0.5 होता है सर, ध्यान से देखिएगा। और 3/3 बेटा 1 होता है, सबसे छोटा वैल्यू एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूछ रहा है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना बच जाएगा सर, 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है, 3 मोल से, तो भैया 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड कितना रिएक्ट करेगा, तो 1 × 3 डिवाइड बाई 2, 1.5 मोल सर, 1.5 मोल। भैया देख लीजिएगा नंबर ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड इतना हो गया, तो अनरिएक्टेड कितना होगा, क्लोरीन अनरिएक्टेड कितना होगा सर, 3 में से 1.5 कम कर दो, 1.5 ही आ जाएगा। 3 में से 1.5 कम कर दो, 1.5 ही आ जाएगा। तो भैया देख लो, हो सकता है सर, ये कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड कैसे निकलेगा, ये देख ले सर। यहां पर H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 बेटा रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब जिन लोगों को ये रिएक्शन लिखने नहीं आती है भाई, इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि सर एसिड और बेस है, ये एसिड है ये बेस है, तो बेटा एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। जिन लोगों को रिएक्शन लिखने एकदम नहीं आता बेटा, आप देख लीजिए सर, दोनों के मोल्स दिए हैं, पूछ रहा है कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट बनेगा। अब ये सारे क्वेश्चन बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी मोल दिया हुआ है, इसका भी मोल दिया है और इसका भी मोल दिया है। अब डिसाइड करो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और वही डिसाइड करेगा भैया इसके कितने मोल्स बनेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट के मोल्स कितने बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट के मोल्स कितने बनेंगे। बेटा देख लो यार, बैच जैसा होता है वैसा ही पढ़ाया जाएगा। बोला भाई बैच में बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमेंट नहीं करते, ठीक है ना, तो आप उनको देख के ये डिसाइड मत करो कि बैच में क्या चल रहा है, वो चलने दो, कमेंट सेक्शन हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। तुम अपना आंसर निकालो, तुम अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि सीधी सी बात है 20 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन 50,000 लोगों का होता है। तो अब तुम वही सेम रेशियो यहाँ क्लास में भी रखो कि भैया सिलेक्शन का रेशियो यही से तो डिसाइड हो रहा होता है। तो देख ले सर, यहां पर देख ले, ये देख सर, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करें, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो सर सबसे छोटा यही है, लिमिटिंग रिएजेंट यही आ गया, यही डिसाइड करेगा 1 मोल से सर, 1 मोल, तो भैया 0.2 से कितना बनेगा, 0.2 बनेगा। अब ये सब क्वेश्चन बेटा आपको मतलब विद इन सेकेंड होना चाहिए, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि सर इस सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहे, फटाफट कर ले। ये देख सर, सबके मोल्स दिए हैं, सबका मोल्स का तो शॉर्टकट आपको बताया गया था कि भैया मोल्स दिया है, खटाखट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो और फिर भैया क्या निकाल दो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, निकाल के डिसाइड कर लो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन नहीं है। जल्दी।
क्या होगा 15 मोल्स ऑफ ए। सर क्या करेंगे, सर यहां पर ए के लिए 15 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये होगा 2 पॉइंट समथिंग, कितना हो गया 2.1। बी को डिवाइड करोगे तो भैया 26/13 करोगे, ये कितना हो गया 2। सी को डिवाइड करोगे बेटा तो 30.5 डिवाइड बाई कितना आ गया 15 आ गया, तो 2.03 आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है सर, सबसे छोटी वैल्यू बी की है, क्यों, क्योंकि सर उसकी वैल्यू 2 है, 2 से बड़ा सब है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा बी। सर आंसर क्या आएगा बी, क्योंकि 2 से बड़ा सब कुछ है, 2.1 2.03, सबसे ज्यादा कौन होगा बी वाला। सर यहां पर मोल्स दिया है, पूछ रहा है अमोनिया कितना बनेगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो और फिर बताओ कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा। भैया लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ जाइए भाई साहब जल्दी। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस कर लो भैया और आगे बढ़ो, लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा ही निकलता है, शॉर्टकट सीधा सीधा यूज करो, आंसर आएगा भाई। क्या आएगा बताओगे सर, ये क्या निकलेगा यहां पर बता दो। सर यहां पर लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना है, तो इसको किससे डिवाइड करोगे 0.22/1। सर ये 0.22 हो गया। सर यहां पर डिसाइड करेंगे 0.87 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 0.1 हो गया। सर ये कितना हो गया 4, 0.14। सर सबसे छोटा नंबर कौन सा है हाइड्रोजन, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सर 6 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, 6 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, 0.87 मोल से कितना बनेगा सर ये निकाल दे भैया। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना बन जाएगा सर 0.87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 6। सर ये देख लीजिएगा 0.29 मोल आएगा, 0.29 मोल। सर ये देख लो पहला आंसर आ जाएगा। अब यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने जाओ करने, भैया जो कैलकुलेशन गलत कर रहे देख लो। सर 0.22 बड़ा है कि 0.14, अब आप डिसाइड कर लीजिए। सर जिन लोगों का भी गलती हो रहा है बेटा मोटी किताब उठा लो जबरदस्त तरीके से, बेटा लिमिटिंग रिएजेंट में मोटी किताब की जरूरत आपको ज्यादा पड़ रही है। जो लोग भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं बेटा एकदम जोर जोर से बेटा, कोई ज्यादा सोचना नहीं है, खटाखट देख ले भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी प्रोड्यूस, कितने सी और डी बनेंगे अगर आप 5 मोल ए का और 7 मोल बी का। बेटा अब यहां पर ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो फिर डिसाइड करो सी और डी क्या होगा, जल्दी से जल्दी। यस बेटा गलत हो रहा है तो गलतियों से ही तो सीखना है। अब सोचो अभी गलत हो रहा है, कल पढ़ा है लेक्चर में और आज गलत हो रहा है, फिर तुम उम्मीद करोगे कि सर हाँ हम लोग तो सर ऐसा है ना कि भाई साहब दुनिया हिला देंगे सर अगले साल। कैसे हिलेगा भाई जब आज दिमाग नहीं हिल पा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा कैसे निकालोगे देख लो। मोटिवेशन चाहिए, काहे का मोटिवेशन भैया, किस बात का मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए तो भैया फिर तुम गलत जगह खड़े हो। मतलब एक तो मतलब किस बात का मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन बेटा काम करता नहीं है ज्यादा दिन तक, डिसिप्लिन काम करता है। जैसे डिसिप्लिन है तो भैया 1:15 आना है तो आना है, ठीक है, डिसिप्लिन से काम होता है बेटा। मोटिवेशन तो क्या है, आप भी बोल दूंगा कि भैया एक काम करो डॉक्टर बन जाओ, हाँ ऐसे जिंदगी बदल जाएगी, ये चीज 10 सेकंड 20 सेकंड काम करने वाली है, फिर थोड़ी देर बाद सर दिमाग ही नहीं ना चलता, कैसे करे। अरे भैया 5 को अब तुझे एग्जाम में भैया ये सब डिवाइड करने के लिए तुझे अलग से मेहनत करनी है बेटा। आप देख ले सर ये 7 को डिवाइड करेगा, बी को 7 को डिवाइड करेगा 5 से तो 1.4 होता है। कौन छोटा वैल्यू है सर, बी अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बी डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा। अब भैया यहां 5 मोल है सर, 5 मोल से कितना बन रहा है 7 मोल, और ये कितना बन रहा है 9 मोल। सर यहां पर कितना 7 मोल दिया है, इससे कितना मोल बनेगा, इससे कितना मोल बनेगा। सर निकालना है निकालो, कैसे निकालोगे
सर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालना है। याद करो, शॉर्टकट याद है, 7 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5, 7 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5, 49/5 कितना होगा 9 पॉइंट क्या आ जाएगा 8। सर सी के मोल्स कितने आएंगे 9.8 आ जाएंगे। सी के मोल्स कितने आ जाएंगे 9.8 आ जाएंगे। ध्यान से देखना, सी के मोल्स 9.8, उसी से मेरा आंसर आ गया। मैं अगला कैलकुलेट भी नहीं करूंगा। लेकिन ये तभी चीजें हो पाएंगी ना जब बेटा आप प्रैक्टिस करोगे। सर हाँ खाली बस हाँ सब दूर से देख रहे थे, कल तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया था, आज ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले 2-4 रुपए का रिवीजन करा दीजिए। क्यों कराएं लिमिटिंग रिएजेंट का रिवीजन? बेटा देखो, अब पढ़ाएं भी हम, रिवीजन भी हम ही कराएं, प्रैक्टिस भी हम ही कराएं, तो तू क्या करेगा? सर हम देंगे ना आपको फीडबैक। सर ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है भाई। भाई तुझे प्रैक्टिस करनी है, अब आज तो स्टोइकोमेट्री खत्म हो जाएगी, बस एक हाइड्रोकार्बन यूडियोमेट्री बतानी है, स्टोइकोमेट्री खत्म। सर बस अब तुम डिसाइड कर लो, 12.6 आ गया। अब तुम भाई ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें सिलेक्शन के लिए कितनी बार रिवीजन करना है, कितनी बार प्रैक्टिस करनी है। सर डीपीपीज मिल रही हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए। जो लोग भी गलत कर रहे हैं बेटा मेहनत कीजिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है? ये देख, इस क्वेश्चन को कर, सबके भैया लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर, फिर बता प्रोडक्ट कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। जल्दी से जल्दी बेटा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड। कोई बात नहीं बेटा, कुछ लोगों का पोल नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहा है, कोई बहुत अच्छी बात है। आपका क्वेश्चन मैटर करता है बेटा। ये तो एक गेम है जिसके अंदर हम बस एक गेम के फॉर्म में खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सारी चीजें मैं रिवाइज कराने का एक तरीका है। अब मेरे से कोई पूछे, मैं भाई फिर से वो पूरी कहानी रिवाइज नहीं कराऊंगा कि भैया एक बार फिर से लिमिटिंग रिएजेंट बता दीजिए। क्यों बताऊं? कल क्लास में सब कुछ अच्छे से बताया गया था, आपका काम था उसको प्रैक्टिस करना। ये भी रिवीजन का ही एक तरीका है जो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, कुछ लोगों को थ्योरी रिवीजन चाहिए, नहीं मिलता थ्योरी रिवीजन बार बार बेटा। थ्योरी रिवीजन एक बार क्लास में किया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहां पर सर पी का देख लो, ये 8/2, ये सर कौन सबसे छोटा वैल्यू है? सर हमको तो पी लिमिटिंग रिएजेंट दिख रहा है, 2 मोल से 1 मोल तो 8 मोल से कितना बनेगा भैया? 2 मोल से 1 मोल तो 8 मोल से कितना बनेगा? 4 मोल बनेगा। निकाल दे भैया। सर ये देख लो, अब सर क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, तो भैया उसी को तो कम करना है ना बेटा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बोल रहे क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, तो उसी पे तो वर्क करना है। एग्जाम हॉल में टाइम ही तो बचाना है बेटा। एग्जाम में अगर तुम 2026 का पेपर दोबारा दोगे अगर अभी टाइम लेके, तो बेटा बहुत सारे लोग 5 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं आराम आराम से याद करके। बट रियल एग्जाम में बेटा टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए यहां टाइम लिमिटेड देते हैं हम लोग। हाँ, इसीलिए टाइम लिमिटेड देते हैं। ठीक है, टाइम लिमिटेड देने का यही फायदा होता है कि आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है कि यार मुझे इस क्वेश्चन को इतने सेकंड्स में करना है। क्योंकि मेरी टीचिंग का एक ही फायदा होना है कि आप एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम क्रैक कर पाए। मुझे नहीं चाहिए कि भैया आप एग्जाम पीएचडी तो करनी नहीं है यहां पर, और ना ही मुझे तुम्हारा बहुत ज्यादा फेवरेट बनना है। भैया तुम अपने फेवरेट बन जाओ, अपना काम कर लो, सिलेक्शन ले लो, हम अपने आप फेवरेट बन जाएंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं बोलूं हाँ पुचू पुचू बातें करूं कि गुल्लू गुल्लू बातें करूं, और सर हाँ बताइए ना सर कैसी चल रही है लाइफ। मैं बताऊं तुमको कि आज मैं देखा, हाँ डिफेंडर देख के मुझे ख्याल आया कि मेरे यकीनियंस डॉक्टर बनेंगे, हाँ फिर डिफेंडर लेंगे, तो ये सब बातें करूं और फिर मैं तुमको तुम्हारा क्वेश्चन गायब कर दूं। तुम्हारा यही सब क्वेश्चन क्या बोल दूं, हाँ इसको मैं अपने नाम पे एक बना दूं, क्या नाम रख दूं इसका? सर क्या नाम रख दूं? कुछ भी नाम रख देता हूं, SSQ रख देता हूं, सुधांशु सर क्वेश्चन, सुधांशु सर स्पेशल क्वेश्चन, SSSSSQ लिख दूं इसका नाम। बेटा इसका कोई लॉजिक नहीं है। रियल टीचर का काम यही है कि भैया ये सारे क्वेश्चन, अरे सच बता रहा हूं, मुझे कोई किसी बच्चे ने यूट्यूब पे एक वीडियो भेजा, उसमें एक यूट्यूब है, चलो जो भी है वो बंदा जैसा भी है, उसने मेरे बारे में पता क्या बोल रहा है कि सर जो है क्लास में क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं, और ये जो सर है दूसरे सर है वो क्लास में कम कराते हैं, क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, और फिर वो बोल रहा है कि वो सर ज्यादा अच्छे। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा यार मतलब कहना क्या चाह रहा है? कोई टीचर क्लास में ज्यादा क्वेश्चन करा रहा तो अच्छी बात है ना। तो बोलता है, मतलब उसका लॉजिक देख के मैं फ्रस्ट्रेट था कि भाई ऐसे कैसे, वो भाई अलग ही। मैं सोच रहा हूं भाई क्या बोलूं मैं,
वो बोल रहा है सर क्लास में ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं और ये सर क्वेश्चन दे देते हैं। अरे भाई तो क्वेश्चन तो किताबों में पढ़ा हुआ है, मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है, उठा ले कर ले। मैं तो भाई मैं सारे मतलब मैं ऐसे रिव्यू देख रहा था, उस किसी बच्चे ने भेज दिया था सर कि देखो सर, वो हंसी मजाक में भेजा था। मैं वहां मुझे मुझे देख के मुझे एक बार को लगा, मैंने कहा यार क्या करूं यार, मैं भी हाँ मैं भी यही सब बातें करूं क्या, मैं भी यही सब बातें करूं क्या कि अरे भाई देखो यार और कैसी चल रही है लाइफ, बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ कौन है जो मुझे पकौड़े खिलाएगा? कोई बात नहीं, अगले साल, हाँ अगले साल मेरा, हाँ मेरा बाबू आएगा सिलेक्शन लेके, फिर मुझे पकौड़े खिलाएगा। ये सब बातें करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छी बात है। ये सब क्वेश्चन करने पे सर जानते हैं बहुत ना क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भाई, अरे मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, मैं मेरे तो मेरे लिए तो भाई मेरा भाई मुझे पता है जो पढ़ने वाला अगले साल सिलेक्शन लेगा वो आएगा भाई, चाहे तुम इस साल का देख लो भाई। मैं, हाँ 5 साल का तो रिकॉर्डेड है, वीडियो है सबकी ना, वीडियोस हैं आजकल तो सबको बोल सकते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन की। मैं बस तुझे एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। बेटा भाई बाहर आ जाओ, क्योंकि सच्चाई यही है, जो क्वेश्चन तुम 30 सेकंड में 40 सेकंड में कर सकते हो वो भैया प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। इधर उधर की बातें करोगे ना, घर पे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, पता है कैसे पढ़ाई करते हैं? 3 घंटे में एक डीपीपी करते हैं भाई, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, सच्चाई ये है। ठीक है, हाँ उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको लगता है भैया प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं होगा। अब ये बात तुमको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, अब जो भैया प्रैक्टिस नहीं कर रहा है सोचता रहे। सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, वाटर का, हाँ वाटर का भैया क्या निकाल दो अपने पास, वाटर का अपना मास निकाल दो। कैसे निकलेगा मास, कितना निकलेगा मास बताओ भाई। सर देख लो क्या होगा। सर कितना आएगा, सर कितना आएगा? अब यहां पर अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे, रिएक्शन को आप पढ़ देना, अगर आप रिएक्शन को सही से पढ़ दें तो आपको उसी से लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा, उसी से लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा, उसी से लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। कैसे? आप रिएक्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 36 ग्राम भैया पानी चाहिए। मैं लिमिटिंग रिएजेंट मुझे दिख रहा है, क्यों सर? हाइड्रोजन कभी पूरा का पूरा रिएक्ट कर ही नहीं सकता सर, क्योंकि 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, उतना है ही नहीं ऑक्सीजन। तो भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया सर? लिमिटिंग रिएजेंट भैया ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि वही कम है। 4 ग्राम हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर ही नहीं सकता, तो भैया उससे डिसाइड कर दो सर वाटर का मास कितना बनेगा। तो एग्जाम में देख ले भैया, 4 × 36 डिवाइड बाई 32, सर ये देख लीजिएगा 8 टाइम्स, और ये कितना हो गया 2 4 जा 9 4 जा, सर 4.5 ग्राम आ जाएगा। सर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 4.5 ग्राम आ जाएगा। ये होगा। अब तुम्हारे लिए, तुम्हारा, अब सर कोई बोले सर जानते हैं सर, अरे बेटा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाना जरूरी नहीं है। आप रिएक्शन लिखते, आप रिएक्शन को पढ़ते, आपको वहीं पर पता चल जाता। चलो अगर कोई बोले नहीं सर हम तो मोल से करेंगे, तो बेटा इसका कितना मोल हो गया? 2 मोल। अब इसका कितना मोल हो गया? 4/32, सर 1/8, 0.125 मोल। बेटा अब मोल से भी करना चाहे तो भी कर ले। सर 2 को किससे डिवाइड करेगा? 2 से, तो 1 हो गया। 0.125 को 1 से करेगा, तब भी डिसाइड कर ले भाई। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सोचना कि यार ये चीज मुझे सोचनी पड़े। अब कुछ लोग सर रिएक्शन नहीं लिखने आता। बेटा अगर ये रिएक्शन लिखने नहीं आता तो भैया 11th 12th कैसे पास हुए आप? ठीक है, 11th 12th कैसे पास हुए आप डिसाइड कर लीजिए भाई साहब। ये क्वेश्चन बताइएगा। अब ये सब तो आसान है बेटा, जल्दी, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपको भाई साहब ये सारे क्वेश्चंस डीपीपी में मिलेंगे, जल्दी से जल्दी।
कितना आएगा सर, कितना आ जाएगा निकाल। अरे भाई कितना आ जाएगा सर? 0.30 मोल ऑफ जिंक सर ये दिया है, 0.52 मोल ऑफ HCl। अब भैया अंदर ही अंदर तुझे अगर डिवाइड करने में दिक्कत है, 0.3 को 1 से डिवाइड करो, 0.52 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा भैया HCl क्या आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। वही डिसाइड करेगा हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। 2 मोल से ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल। तो 0.52 से कितना प्रोड्यूस होगा? आधा प्रोड्यूस होगा। निकाल ले भैया। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर HCl है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर टाइम ज्यादा लेंगे बेटा तो आपको फिर दिक्कत आएगी। इस तरह क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस में से हो गया ना बेटा। आप अब ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया तो ट्रिकी मतलब ये लो, ये देखो, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसमें बैलेंसिंग पहले करनी पड़ेगी, इसकी बैलेंसिंग करो। अब इसकी हाँ यहां पर अब आपको, अब इजी क्वेश्चन से अगर आप टाइम बचाएंगे तभी तो आप ट्रिकी क्वेश्चन पे टाइम लगा पाएंगे कि अब इसकी बैलेंसिंग करनी है भैया, इसकी बैलेंसिंग करो। सर ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करो, अब बैलेंस करके देखो। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको लगेगा, अगर आप बैलेंस कर गए तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। बैलेंसिंग तो करो, इसकी बैलेंसिंग करो भाई साहब। क्या होगा? अब इसकी बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही होगी कि सर बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा। सर सोचो ना, आप 9th 10th में शायद बैलेंसिंग सीखते हो। सर 10th में बैलेंसिंग सीखते हो, आपको यहां पर ऑक्सीजन का एक सोर्स है, यहां पर 2 सोर्स हैं, तो आपको भैया ऑक्सीजन के ऐसे मल्टीपल लेने पड़ेंगे। किसने किया? भैया जल्दी कर लो भाई। सर बैलेंसिंग ही नहीं हो पा रही है, कैसे करे? अरे बेटा 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो पहले तो इसको देख लो, ऐसे 3 कर दो, यहां पर 4 कर दो। सर 12 और 12 24 हुआ, तो यहां 8 कर दो। देखो अब शायद बैलेंस हो जाएगा। 9 हो गया, ये लो बैलेंसिंग हो गई, 9 8 3 4। ऐसे भैया ऑक्सीजन पहले बैलेंस करो, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो बाकी चीजें बैलेंस कर पाओगे। अब सर यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 9 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 9 है, इसका 8 है, इसका 3 है, उसका 4 है। अब भैया लिमिटिंग रिएजेंट निकाल ले, 1/9 और 1/8 छोटा वैल्यू कौन होगा? सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका 1 मोल डिसाइड करेगा 9 मोल से कितना बन रहा है? 3 मोल बन रहा है। 9 मोल से कितना बन रहा है? 3 मोल। तो भैया 1 मोल से कितना बनेगा? 3/9 मोल, मतलब 1/3 मोल। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्जाम हॉल में टाइम लग सकता है कि भैया क्या हो रहा है कि सर यहां पर देख लो, यहां पर ये क्वेश्चन में टाइम लग सकता है कि भैया आप देख लीजिएगा, यहां पर एक रिएक्शन बैलेंसिंग में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। डन। तो चलो भाई ये हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो भैया स्टोइकोमेट्री में कितने क्वेश्चंस कराए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो भाई बहुत बढ़िया, 13 क्वेश्चंस थे। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टोइकोमेट्री में ही एक चीज और आती है, स्टोइकोमेट्री में ही एक चीज और आती है भैया। देखना अब देखो भाई तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इसको एंजॉय करोगे तो मजा आएगा, नहीं एंजॉय करोगे तो भैया तुम्हारे लिए ये सजा हो जाएगी। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है बेटा, तुम कहीं और भी ट्राई कर सकते हो, कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग कुछ क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम लोग बात करेंगे स्टोइकोमेट्री का एक ऐसा भाई जो जहां पर कुछ अलग टाइप की चीजें होती है, जहां पर हाइड्रोकार्बन का हो जाता है, या फिर उसको बोल देते हैं यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री बोल दिया जाता है बेटा स्टोइकोमेट्री का ही, अगर गैसियस फेज में चला जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग यूडियोमेट्री बोल देते हैं, यूडियोमेट्री बोल दिया जाता है। कि यूडियोमेट्री क्या है? सर स्टोइकोमेट्री को ही थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो यूडियोमेट्री कहलाता है। सुनना अपने पास,
सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करे बेटा, उसका नाम ही सिली है, ठीक है, नाम में ही पता चल रहा है। एक होता है हेवी मिस्टेक, कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो रहा। अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो मतलब आप सिली हरकतें कर रहे हैं, उसको अवॉइड करना, अपने आप मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। तो सिली मिस्टेक भैया वैसे ही कम होगी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखते रहिए कि हाँ भाई कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जिनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये देखना अपने पास, सर ये देखिएगा, यूडियोमेट्री की बात कर रहा हूं, तो यूडियोमेट्री क्या कह रहा है, यूडियोमेट्री क्या कह रहा है मेरे से कि सर यहां पर ना कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे CXHY है, सर X कार्बन के एटम, हाइड्रोजन का Y एटम ले लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन है CXHY, तो बेटा इसका कंबशन करोगे, ध्यान देखना, इसका कंबशन करोगे, कंप्लीट कंबशन करोगे, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, CO2 और H2O। देखना कैसे बैलेंसिंग की जाती है। पहले तो देखो बैलेंसिंग कैसे की जाती है, यूडियोमेट्री क्या होता है, यूडियोमेट्री में क्या बोला जाता है, ध्यान सुना सर, बैलेंसिंग कैसे की जाती है ये देखिएगा। सर कार्बन के कितने एटम्स हैं, X, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है Y, ऑक्सीजन के बेटा इधर 2 हैं। अब मैं पहला काम, बैलेंसिंग का बेसिक रूल क्या कहता है कि भैया ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, उसको लास्ट में जो मन में आए वो बैलेंस कर सकते हैं। यूडियोमेट्री में बेटा देखिएगा, कार्बन को पहले बैलेंस किया X से, सर हाइड्रोजन Y है तो यहां पर 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो Y/2 कर दिया, देख लो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। ध्यान सुनना अपने पास, यूडियोमेट्री क्या होगा, यूडियोमेट्री का मतलब क्या होगा, सर कार्बन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, Y/2। अब ऑक्सीजन देखोगे, इधर कितना है बेटा ऑक्सीजन, 2x प्लस Y/2, सर 2x प्लस Y/2 इधर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन में क्या मल्टीप्लाई करूं कि बेटा मेरा आंसर भी उतना आ जाए, सर इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि बेटा आपका आंसर उधर मल्टीप्लाई होके उतना ही आ जाए। सर ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं, अगर देखेंगे तो मैं शायद यहां पर ये डिसाइड कर पा रहा हूं कि मैं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करूं, सर 2 इंटू एक्स प्लस Y/4। याद रखिएगा, आपको ये रिएक्शन जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। सर यूडियोमेट्री में क्या होता है, सर यूडियोमेट्री में क्या होता है कि आपको सर कोई हाइड्रोकार्बन दिया हो और उसका हिसाब किताब करने के लिए बोल दिया जाए, कोई हाइड्रोकार्बन दिया हो उसका हिसाब किताब करने को बोल दिया जाए, तो इस रिएक्शन से आप हिसाब किताब कर सकते हैं। आपको नहीं पता एक्स और वाई क्या है, हो सकता है एक्स की वैल्यू कुछ भी आए, वाई की वैल्यू कुछ भी आए, आपको नहीं पता एक्स और वाई क्या होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका हिसाब किताब कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिएगा कितने लोगों को पता चल रहा है, स्टोइकोमेट्री से पता चल जाए तो बताइएगा मुझे कि इसका 1 ml इसके x प्लस Y/4 ml। याद करो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वॉल्यूम के रेशियो को रिप्रेजेंट करता था। याद करो, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इसका 1 मोल इसका कितना रिएक्ट करेगा, x प्लस Y/4 मोल, क्या मैं ये लिख सकता हूं, और इसका कितना रिएक्ट करेगा, बनेगा x मोल, और इसका कितना मोल बनेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा क्या बताता है, वॉल्यूम का रेशियो, 1 मोल 1 ml का वॉल्यूम रेशियो बता सकते हो। ध्यान सुनना अपने पास, ये देख लीजिए यूडियोमेट्री में बेटा स्टोइकोमेट्री का थोड़ा सा अपर पोर्शन कि भैया आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, और यहां पर दिक्कत क्या होती है कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। यूडियोमेट्री नाम इसीलिए अलग रखते हैं क्योंकि यहां गैसियस प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे CO2 है तो CO2 को पता है, एक नोट करके पॉइंट रख लीजिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं कि बेटा याद रखना NaOH हो या KOH हो, ये क्या करते हैं ये भैया, अगर तुम इनसे क्या पास करा दो, अगर तुम इनसे क्या पास करा दो CO2, तो ये एब्जॉर्ब कर जाएंगे। सर NaOH COH, ये देख लो पायरा गैलोल सॉल्यूशन, पायरा बेटा ये किसको एब्जॉर्ब कर जाता है, तो ये भैया ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर जाता है, O2 गैस को एब्जॉर्ब कर जाता है। भैया NaOH या KOH ना CO2 के साथ साथ क्लोरीन गैस को भी एब्जॉर्ब कर जाता है, Cl2 गैस को भी एब्जॉर्ब कर जाता है। तो बेटा ये नोट करके रख लेना, क्यों, क्योंकि इससे आपको एक चीज और फायदे होने वाले, एक चीज और फायदा होने वाला है। क्या सर, NaOH या KOH क्या कर जाता है, CO2 गैस को या Cl2 गैस को एब्जॉर्ब कर जाता है, पायरा गैलोल सॉल्यूशन O2 गैस को एब्जॉर्ब कर जाता है। अब इससे मुझे क्या फायदा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आएगा, मान लो इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन हो रही है, अगर इसको मैं पास करा दूं किससे, KOH से पास करा दूं, अगर मैं इसको KOH से पास करा दूं तो बेटा बताओगे, KOH से पास कराऊंगा तो बेटा बताओगे सर, अगर मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो इसमें 400 ml गैस है,
ये देखिएगा 400 ml गैसियस मिक्सचर है, 400 ml गैसियस मिक्सचर है, अलग अलग गैसेज होंगे मुझे नहीं पता, इसको मैंने KOH से पास करा दिया सर, बाद में देख रहा हूं 300 ml गैस बचा है सर। क्या इस लाइन से आप मुझे बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 की वैल्यू कितनी होगी? क्या इस लाइन से आप मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस बता सकते हैं कि 400 ml को मैंने NaOH से या KOH से पास करा दिया, तो भैया देख NaOH या KOH से पास करा दिया, 400 ml था, बाद में कितना बचा 300 ml, बीच का 100 ml कहां गया, किधर गया सर? वो कहां चला गया होगा सर? वो CO2 होगा सर, वो CO2 होगा, तभी तो वो 100 ml एब्जॉर्व कर गया। कैसे पता चला सर? 100 ml क्या हो गया, एब्जॉर्व कर गया सर। आपने ये इसका मीनिंग समझो, KOH से पास करा दिया, 400 ml गैसियस प्रोडक्ट। वाटर बेटा लिक्विड होता है यार, अब ये मत पूछो यार, CO2 गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है सर, ये भी गैस लिया हमने, ले लोगे पक्का, श्योर हो? अच्छा अगर एक चीज और बता, चल ये बता, फॉर 1 ml हाइड्रोकार्बन, अगर हम 1 ml हाइड्रोकार्बन लेते तो मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन कितना होगा? चलो बताओ, अगर 1 ml हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर गया इस रिएक्शन के हिसाब से, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम ऑब्वियस हम गैस का वॉल्यूम लेते हैं, सॉलिड लिक्विड का नहीं लेते। तो बेटा देख लीजिएगा कैसे निकालोगे। बेटा शुरुआत में आपका वॉल्यूम कितना है, इतना, बाद में कितना है, इतना, चेंज इन गैसियस वॉल्यूम कितना होगा बेटा? x माइनस 1 प्लस x प्लस वाई बाई 4, यही होगा सर। आप देख लीजिएगा x x कैंसिल, क्या हो गया y बाई 4 माइनस 1, y बाई 4 सॉरी निगेटिव आ गया ना, हाँ सारा ही निगेटिव आ गया। ये इधर शुरुआत का वॉल्यूम है, बाद का वॉल्यूम सिर्फ x होगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर? माइनस 1 माइनस वाई बाई 4 आ जाएगा। देख ले भाई, अगर तुमको अब कोई बोले सर, अब देखो हमको इसको क्या बोल देते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको चेंज इन वॉल्यूम के बदले हम इसको बोल देते हैं कि बेटा निगेटिव वॉल्यूम क्यों आया? बिकॉज ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा। निगेटिव वॉल्यूम क्यों आया? बिकॉज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने गैस को जला दिया, गैस को जला दिया मतलब पानी और एक्स गैस निकाल दिया, ठीक है सर। आप निगेटिव वॉल्यूम क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपका वॉल्यूम शुरुआत में ज्यादा है, बाद में कम है। पानी का वॉल्यूम नहीं लेते बेटा, कौन है जो पानी का वॉल्यूम ले रहा है? बेटा गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम लेना है। तो इसी को यूडियोमेट्री बोलते हैं कि इस तरह का हिसाब किताब करना, किसी रिएक्शन को देखा तो ये लाइन सोच पाना, किसी रिएक्शन को देखा तो मोल में ये सोच पाना, ये मीनिंग पता होना कि भैया NaOH KOH CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, पायरागोलोल O2 को एब्जॉर्ब कर जाता है। अगर 400 ml को KOH में डाल रहे हो, 300 ml मिल रहा है, इसका मतलब बेटा वो क्या हो रहा है, 300 ml मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है सर? वहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, 400 ml अगर 300 ml बना रहा है तो इसका मतलब सर 100 ml पानी एब्जॉर्ब कर रहा है सर, KOH एब्जॉर्ब कर जा रहा है CO2 को। डन। अरे देखो भाई सीधी सी बात है, एक बात बताओ, 1 ml कॉन्ट्रैक्शन लिख देता हूं भाई, तुमको ये पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इधर 1 ml, इधर x प्लस वाई बाई 4 ml, इधर देख लो ज्यादा वॉल्यूम है, कैसे x प्लस वाई बाई 4 प्लस 1, इधर से देख लो इधर ज्यादा वॉल्यूम है, उधर कितना वॉल्यूम है गैस का, x ml है, वो लिक्विड है बेटा, पानी लिक्विड होता है नॉर्मल केस में। तो हम लोग 1 ml कार्बन के लिए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 1 ml कार्बन के लिए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकाला जा सकता है, और वो किसके बराबर होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भैया सर शुरुआत में ज्यादा होगा, माइनस कम कर दो सर, 1 प्लस वाई बाई 4 लिख देंगे, हो गया। 1 ml के लिए कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? 1 प्लस वाई बाई 4 ml, 1 प्लस वाई बाई 4 ml। कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जला रहे हो तुम, किसी को जला दोगे, तुम्हारे घर में LPG सिलेंडर आती है, LPG सिलेंडर से गैस निकल रहा है, तो बेटा बाद में कॉन्ट्रैक्ट मतलब खत्म हो गया ना, फिर सर CO2 बना, H2 बन के बाहर, थोड़ी ना हाथ में आ रहा है सर, वो खत्म ही हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, ऐसा थोड़ा ना कि एलपीजी गैस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, एलपीजी गैस का वॉल्यूम कम होता है धीरे धीरे सर, जैसे जैसे यूज होगा एलपीजी की वॉल्यूम कम होगी। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम कम हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है, वॉल्यूम का कम होना।
सर देखिएगा, तो यूडियोमेट्री का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये क्वेश्चन, प्लीज ये क्वेश्चन लिखिएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट लिखो फिर तुम्हें बताता हूं यूडियोमेट्री का क्वेश्चन कैसे आता है। देखिएगा यूडियोमेट्री का क्वेश्चन कैसे आता है, देखिएगा भाई साहब, ये क्वेश्चन बेटा 2 मिनट लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है बेटा अगर आपको नहीं पता तो। ये देख, अरे क्वेश्चन हो, अरे देखो तो सही, तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया, पहले लिख तो लो, पहले लिख तो लो, क्वेश्चन तो लिखो, फिर तो तुमको ज्यादा दिमाग में घुसेगा, बिना एग्जाम्पल के थोड़ा ही ना घुसेगा भाई, एग्जाम्पल दिया जाएगा, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। स्टोइकोमेट्री का यही लास्ट पोर्शन है यूडियोमेट्री, इसमें बिना एग्जाम्पल के थोड़ा ही ना होगा। सर ये देखिएगा, कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है, मुझे नहीं पता भाई कौन सा गैसियस हाइड्रोकार्बन है, लेकिन मुझे ये अब पता चल गया है कि यूडियोमेट्री में भैया ऐसा कर देते हैं। सर यूडियोमेट्री में ऐसा किया जाता, अब ये तो पता चल गया ना कि कहां से आया। अब तुम खुद बता दो, अगर तुम इसका 10 ml लोगे तो मुझे ये बताना ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। सर ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, अब ये तो बता दोगे भाई कि अब ये भी नहीं बताओगे। सर इसके से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 10x ml प्रोड्यूस होगा। अगर ये 10 ml है तो इससे ऑक्सीजन इतना, अब ये तो बता सकते हो स्टोइकोमेट्री से 1 ml से x + y/4 x ml, तो इतना तो बता सकते हो। ओ भैया इतना तो बता सकते हो। अब ये सर फिर से लिख के बताए तो ले भाई तेरे लिए स्टोइकोमेट्री फिर से लिख दिया जाएगा कि देख लो बाबू 1 ml से कितना रिएक्ट करता है x/। अब ये मत बोलना कि सर ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम कैसे ले लिए, क्योंकि बेटा आप जाके नोट्स पलटो, आपको स्टोइकोमेट्री जब चालू किया तभी बताया था कि 1 ml से बेटा ये बनेगा। सर ये जो आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है या वॉल्यूम के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 ml से कितना बनेगा, अब तुम क्वेश्चन में देख लो, मुझे जहां तक दिख रहा है क्वेश्चन में 10x की वैल्यू 40 ml दी है, सर x की वैल्यू 4 आ गई। सर आप देख लीजिएगा 10 टाइम्स वाटर वेपर कितना बन रहा है, तो सर वाटर वेपर भैया 10 × y/2 बनेगा। वाटर वेपर बोल रहा है तो ये गैस हो गया, सर ये देख लो 10 × y/2 बनेगा। सर वाटर वेपर कितना है 10 × y/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 10। सर हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, सर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर यूडियोमेट्री की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, C4H10, जो घर में LPG ब्यूटेन गैस होती है उसी के बारे में बात चल रही है। देख लो सर ब्यूटेन गैस की बात चल रही है कि ब्यूटेन गैस ऐसे। अब ये चीज आपको, ये रिएक्शन लिखना यूडियोमेट्री ने सिखाया आपको, ये रिएक्शन स्टोइकोमेट्री में नहीं आ रही थी, ये रिएक्शन यूडियोमेट्री में सिखाई गई कि भैया ऐसे लिख लेना। अब क्वेश्चन में ml दिया है, अब ml के बदले अगर मोल दिया होता तो भी सेम तरीके से अटेम्प्ट करते, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो हो चाहे अपने पास मोल्स का रेशियो सेम तरीके से वैलिड होता है। तो यूडियोमेट्री का मतलब यही होता है, यूडियोमेट्री का मतलब यही होता है कि आप हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला गेस कर पाए। अब आप इसको स्टोइकोमेट्री का बड़ा भाई माने चाहे छोटा भाई, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जिनको रिएक्शन पढ़ने नहीं आ रहा बेटा मुबारक हो, अब आपको, हाँ अब आपको मैं नहीं बचा पाऊंगा भाई कि अब रिएक्शन पढ़ने नहीं आ रहा कि सर ये कैसे लिख सकते हैं बेटा, फिर इसके लिए आपको स्टोइकोमेट्री की शुरुआत में जाना पड़ेगा। वंस अपॉन ए टाइम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी को रिप्रेजेंट करता था। कभी गलती से नोट्स पलटोगे बेटा घर पे तो उसमें दिखेगा आपको ना, ठीक है। तो भैया देखोगे तो वहां पता चलेगा 1 ml के लिए इतना चाहिए तो 10 ml के लिए कितना चाहिए इतना। सर 1 ml के लिए अगर इतना ये CO2 इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो 10 ml से कितना होगा 10x। सर 1 ml से y/2 तो 10 ml से कितना होगा 10 टाइम्स y/2। सर क्वेश्चन में दिया है 40 ml CO2 तो 40 का मतलब कितना हो गया 10x। 50 ml वाटर वेपर तो भैया कितना हो गया सर 50 ml पानी का वॉल्यूम। अब सर देखिएगा बस बेटा स्टोइकोमेट्री खत्म, अब यही था स्टोइकोमेट्री। ये देखिएगा आप चाहें तो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, 2-2 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन जिनको भी यूडियोमेट्री से डर लगता है उनका डर खत्म हो जाएगा, यूडियोमेट्री से डर खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब बताओ यूडियोमेट्री से डर खत्म हो जाएगा। आप देख लो हाइड्रोकार्बन नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन है, क्या फॉर्मूला होगा नहीं पता। सर आपको फॉर्मूला नहीं पता लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे सर आपके ऊपर है, क्वेश्चन पढ़िए लिखिए और देखिएगा बेटा क्या बनेगा इसका आंसर।
क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए भैया। तो स्टोइकोमेट्री का एक छोटा भाई यूडियोमेट्री क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की कहानी होती है, हाइड्रोकार्बन की कहानी होती है, देख लेना। हाइड्रोकार्बन की कहानी होती है CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 that will give XCO2 plus Y by 2 H2O। अब ये चीज आपको यूडियोमेट्री सिखाएगी कि हाँ यार ये चीज हो रही है। सर देख लीजिएगा, एक हाइड्रोकार्बन है अगर कंबशन कर रहा है तो उसको कितना रिक्वायरमेंट है, 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। मतलब इसकी वैल्यू, सर वाटर की इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट कितने हैं, 9.5 ml ले लेता हूं क्योंकि इसको 1 ml ले रहा हूं, इसको अगर 1 ml लेता हूं तो इक्विवेलेंट 9.5 ले लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, सर इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो सर देख लो, इक्विवेलेंट को मैंने ml में ले लिया, चाहे वॉल्यूम का रेशियो हो चाहे मोल्स का रेशियो हो, बेटा सेम सेम होता है। तो भैया देख लेना। अब यहां पर देख लो सर, आप यहां से देख लो, अब इसका कितना ले ले, सर मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं एक काम करता हूं, x का 1 ml लेता हूं तो यहां पर x प्लस y बाई 4 ml होता है। अब फिर से वही कहानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, y बाई 2 ml लेंगे। तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू 9.5 और y बाई 2 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 3 दी गई है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सर यहां पर y की वैल्यू 6 पुट कर दो, सर x की वैल्यू सर क्या हो जाएगा, C8H6 हो जाएगा, C8H6 आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। अब कोई बोले सर इक्विवेलेंट दिया था, फॉर्मूला में आपने सर क्या लगा दिया, वॉल्यूम लगा दिया। बेटा बार बार बोल रहा हूं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को, वॉल्यूम के रेशियो दोनों को कंपेयर, मतलब दोनों तीनों को रिप्रेजेंट करता है। आप इवन प्रेशर को भी ले सकते हो, पता है आपको। आप आगे जाके जब इक्विलिब्रियम आएगा वहां प्रेशर भी ले सकते हो कि इसका पी प्रेशर है, इसका ये इतना प्रेशर है, इसमें से इतना माइनस कर सकते हो। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेशर भी ले सकते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम रेशियो सब कुछ ले सकते हो। सर यहां इक्विवेलेंट बोला था, भाई इक्विवेलेंट लिख दे। कोई ऐसा हो कि सर इक्विवेलेंट बोला था, ले भैया इक्विवेलेंट लिख देता हूं। कोई बोले अरे सर गलत पढ़ा रहे, इक्विवेलेंट बोला था, ले भाई इक्विवेलेंट लिख देता हूं, इक्विवेलेंट लिख देता हूं, ले भाई इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट खेल ले, कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट पता दे पक्का। तभी देख ले अपने पास, सर इक्विवेलेंट से खेलना है, इक्विवेलेंट से खेल लो, वॉल्यूम से खेलना है, वॉल्यूम से खेल लो, मोल से खेलना है, मोल से खेल लो भैया। चलो इसका आंसर बताना, अब इसका आंसर बता दो भाई। एग्जैक्टली सिमिलर। अब इसको लिखना मत, इस क्वेश्चन को मत लिखना, अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, इस क्वेश्चन को लिखना मत, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई हाइड्रोकार्बन है, फिर से नहीं पता हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है। अब सर कोई बोले सर कैसे, अरे भाई हाइड्रोकार्बन का नाम पता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है बेटा। अब ये मत बोलना कि हाइड्रोकार्बन भी नहीं पता, मैं तो सर जिंदगी में पहली बार केमिस्ट्री देख रहा हूं। हाँ तो फिर बेटा सच में मतलब, हाँ अब बोला सर हाइड्रोकार्बन आपको कैसे पता चला CXHY, अरे भाई एक्स और वाई मान लेगा ना, एक अब CXHY कैसे ले लिया, अरे भाई तू भाई मान तो लेगा कि हाँ भाई कार्बन एक्स होगा, हाइड्रोजन वाई होगा। अब सर हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन आप बताए नहीं, तो बेटा फिर तो मुबारक हो भाई, फिर तो भाई पूछो मत। तुम पक्का नीट 2027 के लिए तो नहीं भाई प्रिपेयर कर रहे हो कि हाइड्रोकार्बन है भैया। तुम्हारे पास फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, सर 11 इक्विवेलेंट इसके हैं, मतलब x प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू कितनी दे दी है 11, और भैया y बाई 2 की वैल्यू कितनी दी है 4। सर y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू 9 आ गई। सर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन की वैल्यू कितनी आ गई, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, सर हाइड्रोकार्बन होगा C9H8 होगा। बेटा कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, C9H8 हो जाएगा, C9H8 निकाल दो। सर ये देख ले, सर ये देख लो। अब यहां पर सर ये चीज अब आपको करनी पड़नी है।
सर ये क्वेश्चन, अब बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यूडियोमेट्री में कुछ नहीं, यही फॉर्मूला गेस करना है। कैसे गेस करोगे? सर यहां इक्विवेलेंट दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका एक इक्विवेलेंट उसके x प्लस वाई बाई 4 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा आपके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ भैया वॉल्यूम के रेशियो को रिप्रेजेंट कर देता है। तो स्टोइकोमेट्री का भैया लास्ट पोर्शन ये लो, एक और क्वेश्चन कर दो। ये लो भैया एक और क्वेश्चन कर दो, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, एक्स और वाई की वैल्यू बता दो। इसे देख लो सर, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। मैं सीरियस नहीं हूं, बस मुझे इस बैच का भी समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि मुझे इस बैच का भी जस्ट मैं ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में देख रहा था, अब यही नहीं पता चल रहा कितने पढ़ने वाले हैं कितने नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यार क्या करें। हाँ ऐसा तो नहीं कि भाई साहब कहीं और से उड़ता हुआ तीर मैंने ले लिया, क्योंकि मैं इस बैच में कम्युनिटी खोलता हूँ तो वहां देखता हूँ वहां अलग ही चल रहा है। इस बैच का मतलब जो फीडबैक आते हैं उसमें देखता हूँ तो उसमें भी भाई अलग ही चल रहा है, उसमें देखता हूँ टॉक्सिसिटी अलग लेवल पे चल रही है। अब कुछ लोगों को साइंस पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा या नहीं पढ़ना चाह रहे भाई, तो बस ये बात याद रखो, क्या इस बैच को इस बैच को खरीद लेने सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा भाई। क्या तुम्हें मतलब लग रहा है कि क्या मैं इस बैच में आके चैटिंग कर लूंगा या मतलब लेक्चर देख लूंगा या मैं खाली बस देख के कमेंट करके ये सब चीजों से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बस तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं, मैं कुछ पूछ रहा है इसलिए मैंने बोला कि भाई इसलिए मजा नहीं आ रहा क्योंकि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो एक होता है ना, एक बैच होता है कि इसमें खुशी होती है कि यार टीचर क्वेश्चन करा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई मेरा सब्जेक्ट तो लिमिटिंग रीजन कल ही खत्म हो गया था भाई, मुझे क्या जरूरत है 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराने की, वो तो तुम ऐसे भी निकाल लेते। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या चाह रहा हूं मैं इस बैच में। मुझे कभी कभी लग रहा भगा दो भाई, मतलब इनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। हाँ ये भाई उतना भी डिजर्व नहीं करते, इनको पता ही नहीं चल रहा किससे पढ़ रहे क्या कर रहे। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कभी कभी भाई या तो मतलब खटाखट निपटा दो, क्या जरूरत है भाई एक ही टॉपिक पे 4 क्वेश्चन देने की। इतने में भैया बात करोगे और डॉक्टर बनोगे तो क्या लोगे, डिफेंडर लोगे कि रेंज रोवर? मैं तो सोच रहा हूं हाँ लूंगा यार, रेंज रोवर लूंगा, मोदी जी वाली गाड़ी। ये सब बात कर लूं ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि जो स्पैमर भी होगा उसको भी खुशी रहेगी, देखो मास्टर पढ़ाता कम है, हाँ आगे भी निकाल दिया। अब एक होता है तरीका कि भैया कैसे किया जाए, मुझे वही थोड़ा सा उस पर डाउट आ रहा है कि क्या करूं मैं। हाँ ऐसा तो नहीं भाई उड़ता हुआ तीर मैंने ये थमा लिया अपने पास कि भैया, हमें तो यही बोला गया था कि सर बहुत क्रांतिकारी बच्चे मिलेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि ये सारे यूनिट से सताए हुए और लेट हुए बच्चे हैं, आप इसमें जाएंगे खटाखट एकदम। अब फिर देख के लगता है ना भाई, हाँ ये तो भैया देख रहा है। यहां पर देख लो, अब यहां 40 ml है तो 40 ml से बेटा कितना रिएक्ट करेगा? 40 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 ml। सर कैसे पता चला रे भैया 1 ml से कितना रिएक्ट करता है? एक्स प्लस वाई बाई 4 ml। सर देख लो, ये देख लेना एक्स ml और ये क्या होगा वाई बाई 2 ml। सर यहां पर देख ले, यहां पर 40 इंटू एक्स ml हो जाएगा और ये 40 इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा। सर ये देख लेना, सबकी वैल्यूज दी हुई है, सबकी वैल्यूज दी हैं, अरे सबकी वैल्यूज दी हुई हैं। 40x की वैल्यू दी हुई है बेटा 160 दिया है शायद ना, 40x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सर 40x की वैल्यू दी हुई है, 40 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू बेटा दी गई है कितनी? 260। तो 260 तो ये देख लो 4x प्लस वाई की वैल्यू 26 दी है। सर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। 26 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सर फॉर्मूला देख लो क्या होगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला? C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला? सर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, अब इसको भैया तुम स्टोइकोमेट्री में इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी जस्ट पढ़ाया गया है, स्टोइकोमेट्री से तुम्हें बताया गया है कि भैया इसका 1 मोल इसके 10 मोल इसके, इस तरह से पढ़ाया गया है, तो ये दिक्कत है। अब देख लेना ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे अटेम्प्ट करेंगे? डी से अटेम्प्ट करेंगे, देख ले तेरे पास है क्वेश्चन। अब सर ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लगता है तुम उसके हिसाब से कर लो।
चलो एक, हाँ एक एक और, हाँ एक और अब एक क्वेश्चन बेटा तुम पढ़ने वालों के लिए है, जो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई कराने के लिए ऑब्वियस है मुझे बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जो यूडियोमेट्री में उस टाइम से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। यूडियोमेट्री में कुछ नहीं, गैसियस हाइड्रोकार्बन का हिसाब किताब करना होता है। यहां पर नोट करके आपको थ्योरी लिखा दी गई है, 2 क्वेश्चन भी लिखने के लिए दे दिया है कि 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। सर एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन बेटा एक बार देखो, मेरे हिसाब से आप एक बार ना इसको अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है, हो सके तो भाई साहब एक बार घर पे ना, अभी मत लिखना, घर पे इसको दोबारा अटेम्प्ट करना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखो इससे। आप इस तरह के क्वेश्चन बेटा अगर एग्जाम हॉल में मिल गए ना, तो भैया आप याद रखना, बस अगले साल रोने वाले लोगों का नंबर ज्यादा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो बेटा आप देख लेना, क्वेश्चन पढ़ के देखो। 8.4 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन को हमने कंबसन कराया 50 ml ऑक्सीजन के साथ यूडियोमीटर ट्यूब में। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग मतलब पानी है, कूलिंग मतलब कि भाई पानी बना दिया आपने, क्योंकि पानी शुरुआत में गैसियस फेज में रहता है, कूल कर दिया मतलब पानी बन गया। आपने देखा शुरुआत में आफ्टर प्रोडक्ट्स 37.4 ml है, सर उसको NaOH से रिएक्ट करा दिया, NaOH से रिएक्ट कराया, सर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8 ml, सर वॉल्यूम का वैल्यू कितना बचा 3.8 ml। एक बात बताओ बस मुझे, सर देखना अपने पास, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए। बेटा एक बार सोच के बताओ मुझे, कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चल गया, CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 37 में से 3.8 बचा है, मतलब सर कितना CO2 का वॉल्यूम होगा, 14 में से 8 गया 6 और ये 16, 33.8 ml। सर CO2 का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे निकला सर, 33.8 कैसे निकला, क्योंकि सर आपका बाद में वॉल्यूम इतना था, उसमें से भैया NaOH पास कराए तो कितना बचा 3.8, पता चला। सर देखना ये पता चला CO2 का वॉल्यूम कैसे आया। क्वेश्चन बेटा एग्जाम हॉल में ये सोच पाना, इस लाइन से यहां तक में CO2 का वॉल्यूम कैसे निकाला मैंने, NaOH से पास किया तो भैया CO2 एब्जॉर्ब कर गया और 3.8 ml आ गया। अब मुझे अगली चीज बताना, अगली चीज क्या है, सर ये रिएक्शन हुई होगी CXHY की, अगर ये गैस है इसकी रिएक्शन हुई है सर X + Y/4 O2 के साथ, ये भी गैस है, यहां पर देखेंगे X CO2 है और Y/2 H2O है। जब कूलिंग कर दिया बेटा तो आपने देख लो H2O, सर आपका H2O लिक्विड है। अब ये मुझे बताओ सर, आपने इस रिएक्शन में 8.4 ml लेके चले थे, ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो 8.4 ml इसका रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका कितना रिएक्ट करेगा 8.4x, क्या ये लिख सकता हूं, और 8.4x की वैल्यू बेटा आप देख लो, 8.4x की वैल्यू 33.6 है, 33.6 है, तो भैया x की वैल्यू क्या हो गई 33.6 अपॉन 8.4, सर x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब बेटा ये तुम्हारे ऊपर है, सोच लो, ये 5वां एग्जाम्पल है, किसी को लग रहा हो ये एग्जाम्पल ही कमी है, 5वां एग्जाम्पल है बेटा आपके सामने। सर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, डिफरेंस जो आया वही CO2 का वॉल्यूम है। अब तुम बोलोगे सर अब ये जो बेटा मैंने यहां लिखा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होता है कि यार 1 ml से x ml होता है, तो 8.4 ml से मैं इसको इतना लिखने की जरूरत पड़ती नहीं मुझे, मैं डायरेक्ट निकाल सकता था यहां पर, लेकिन भाई ऑब्वियस है अगर आप एग्जाम में सोचेंगे तो एग्जाम में बेटा इतना लिख के मत सोचना, आपको पता है 1 ml रिएक्ट करता है तो x ml बनता है CO2 का, तो 8.4 से कितना बनेगा बेटा, x की वैल्यू आ गई C4 आ गया, कार्बन का नंबर 4 आ गया। अच्छा एक बात बताना, ये अगर पूरा रिएक्ट कर गया है, वो भैया कौन खा गया है, वो कौन खा गया, NaOH पूरा खा गया, तो ये जो बाद का वॉल्यूम बचा है 3.8 ml, ये किसका वॉल्यूम बचा है 3.8 ml बेटा, किसका वॉल्यूम बचा है सर, जो
अनरिएक्टेड नाइट ऑक्सीजन का वॉल्यूम बचा है। कैसे? अरे भैया 3.8 ml किसका वॉल्यूम है? ये पूरा रिएक्ट कर गया, ये पूरा बन गया, इसको कौन खा गया था? NaOH। तो भैया वॉल्यूम किसका बचा है? सर O2 का। O2 का क्यों? क्योंकि अरे भैया सर आप ये बताओ, ये पूरा खत्म कर दिया, ये पूरा जल गया, ये पूरा भैया NaOH खा गया, तो बचा किसका गैस? कौन से गैस का वॉल्यूम बचा होगा? पानी भैया लिक्विड में, तो बचा किसका वॉल्यूम होगा? सर ये ऑक्सीजन गैस अनरिएक्टेड बचा होगा, यही होगा। अब बेटा एक बात बताओ सर, सर वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना होगा? सर 50 में से 3.8 46.2 ml। और 46.2 ml को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 8.4 x प्लस वाई बाई 4। सर देख लो 46.2 को क्या ऐसा लिख सकता हूं? 46.2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। ये है भाई साहब, एवरेज बच्चों को ही पढ़ा दिया कीजिए। रोहित शर्मा फैन, पहले तो तुम रोहित शर्मा फैन हो बेटा, तो एवरेज तो हो नहीं, तुम फैन हो रोहित शर्मा के। हाँ, एवरेज बच्चों को पढ़ा दीजिए। अब मैं भी बोल दे एवरेज बच्चों को पढ़ने का मौका, पढ़ने का मूड बना के बैठिए बेटा। टॉपर तो पढ़ ही लेता, वो तो इस बैच में होगा नहीं, वो तो आगे निकल गया होगा, वो यकीन 2.0 में होगा बेटा। वो तुम्हारा हाँ एवरेज बच्चे ही होते इस बैच में, वो टॉपर जो होता है वो हाँ एवरेज से आगे निकल चुका होगा। तुम भी पढ़ने के मूड से बैठो ना, तुमको यही चीज 4 बार, अभी पांचवे छठे एग्जाम्पल पे हो तुम, लेकिन सर एवरेज बच्चा। ऑनलाइन में यही फायदा है, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, खुद को पढ़ाई करना नहीं। लेकिन हाँ भाई साहब, सर एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है ना, तो एक काम करते 8.4 और इंटू क्या हो गया 4 प्लस 8.4 इंटू वाई बाई 4 ऐसे कर देते। सर वाई ये कितना हो गया यार? ये 2.1 हो गया, और ये कितना हो गया? 33.6 था ना, हाँ, तो इधर चला गया 46.2 माइनस 33.6 इज इक्वल्स टू 2.1 वाई। सर ये देखिएगा 16, ये देख बेटा, ये y की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 6 आ जाएगी। तो भैया यहां पर x का फॉर्मूला देख लेना, x और y C4H6 क्या बनेगा? इसका C4H6 बन जाएगा। सर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट हुआ है? सर ये देख लीजिएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 46.2 कहां से आया? फिर उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। a का जो फॉर्मूला है बेटा वो हो जाएगा C4H6 हो जाएगा, a विल बी C4H6। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा भैया मैंने अपनी तरफ से समझा दिया है एवरेज को। हाँ, अब एवरेज वाला बच्चा इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी तरफ से यूडियोमेट्री स्टोइकोमेट्री का बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी बोलना है, स्टोइकोमेट्री तो बहुत, हाँ बस यहां पर एक ही चीज करनी है कि यहां पर गैसियस वॉल्यूम लेना है, 1 ml 10 ml 4 ml, ये देख ले, यहां से चालू करना है। अब एवरेज बच्चे को याद होना चाहिए कि भैया ये 1 ml कैसे लिया, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब रोहित शर्मा फैन बोला रिवीजन के लिए आपका वन शॉट देख सकते हैं। माँ बटा तुम तो एवरेज हो ना, वन शॉट में और ज्यादा फास्ट होता है, उसमें तो एक दिन में ही चैप्टर 6 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है, और वन शॉट ही देखना है तो बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? फिर तो उम्मीद से कर लेना, अभी 6 महीना रिलैक्स करो, बी एवरेज। हाँ 6 महीना रिलैक्स करो, ठीक है, फरवरी से पढ़ लेना यार, और क्या, फरवरी में उम्मीद आता है, वहां से वन शॉट करोगे। देखो ये बेवकूफ लोग हैं जो अभी से पढ़ रहे हैं, फरवरी से पढ़ो, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में सिलेक्शन लो, कहानी खत्म। हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, बात खत्म। क्या जरूरत है तुमको इधर टाइम वेस्ट करने की भाई, इधर टाइम क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्री की ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। आइए चल, यहां पर नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा भाई, तुमको बोल रहा है कैलकुलेशन में, ये देख 8.4 x की वैल्यू बेटा 4 पुट कर दिया, y बाई 4 है तो ये कितना हो गया 2.1 हो गया। सर यहां पर इसकी वैल्यू 33.6 होती है, ये उधर जाके माइनस हो गया, इसको देखेंगे तो ये 12.6 आएगा, 2.1 y, y की वैल्यू बेटा 6 आएगी, 8 नहीं आएगी। चलिए आइए
अब आते हैं बेटा हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सर एक लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कि लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑफ ये जो पोर्शन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा यहां पर करेंगे। और अब स्टोइकोमेट्री आपकी फिनिश्ड है, मूल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का कॉन्सेप्ट बेटा यहां से चालू होगा और सॉल्यूशन तक जाएगा। मैं आपको यहां बताऊंगा, अगले हफ्ते रेडॉक्स होगा, उसके अगले हफ्ते भैया सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो चीज हम करने वाले हैं ये बेटा इस चैप्टर और सॉल्यूशन चैप्टर के बीच का मर्जर है। याद रखिएगा मूल कॉन्सेप्ट यहां पर अब खत्म होता है स्टोइकोमेट्री के साथ, और फिर यहां पर, ठीक है, ये यहां पर याद रखना कि यहां पर मूल कॉन्सेप्ट अब खत्म होता है। यहां से जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये अभी आता है, फिर कहां आता है, सॉल्यूशन में आता है। तो इसीलिए मैं वहां से यहां तक की सारी चीजें कवर करने वाला हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हम लोग यहां करेंगे वही सेम चीज उधर भी करने वाले हैं। तो भैया ट्राई कीजिएगा कि अब मैं वहां पर आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, और खासकर एवरेज वाले लोग, ठीक है, तो उनको खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देख लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा हम लोग किसके लिए निकालते हैं, सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। अब यहां से भैया ध्यान सुन लेना, ठीक है, यूडियोमेट्री छोड़ो तुम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे फोकस करो। यूडियोमेट्री इज लाइक कि वर्स्ट केस में आपके पास क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है, हाँ वर्स्ट केस में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। यस यस, अरे भाई यार तो अच्छी बात है, ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन भाई। हाँ, एवरेज भाई एवरेज बच्चे का ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। अब मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, बार बार कमेंट कर रहा था इसलिए हंसी आ रही थी, क्योंकि एवरेज बेटा आप बैच में आने से पहले, पढ़ने से पहले एवरेज रहते हो। अगर आप अभी ये पढ़ रहे हो, लगातार 2 हफ्ते से पढ़ रहे हो बेटा, तो एवरेज बचे नहीं यार, अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा फिर तो यार एवरेज नहीं हो, फिर तुम क्या हो, तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो। जो होते हैं ना कुछ बच्चे होते हैं हर एक टाइम पे रोते रहते हैं कि भैया हाँ, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। तो भाई तुम्हारी अब मर्जी है, तुम अपनी मर्जी से चल लो, क्या ही बोल सकते हैं। तुम्हारे पास पावर है, ऑनलाइन में क्या होता है कि भैया पावर होता है, तुम्हारे पास एक पावर है फीडबैक देने का, कमेंट करने का, टीचर को मेंटली हैरास करने का। सर यहाँ और टीचर थोड़ी ना होता होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं एवरेज बच्चा का मतलब क्या होता है कि भाई आप पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज शुरू किया मूल। अब कोई बोले सर आपने ये कैसे बताया, भैया स्टोइकोमेट्री 3 दिन पहले शुरू किया था, शायद शायद सैटरडे शुरू किया था, संडे को गैप था, मंडे को, आज ट्यूसडे है। अब लिमिटिंग रिएजेंट भैया कल 10 एग्जाम्पल बताया, आज 15 क्वेश्चन करा दिए, 10-12 क्वेश्चन करा दिए। अब अगर अभी भी तू यही सोच रहा है कि सर एवरेज बच्चे के लिए पढ़ाइए, तो भाई सोच रहा है मेरे अंदर कितना गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जैसे आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म चालू हो रहा, अब यहां पर आज एवरेज बच्चा फिर आज एवरेज से टॉप, हाँ लोअर चला जाएगा। देख ले भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चालू कर रहे हैं, देखना अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। बेटा सबसे पहली बात हम लोग चालू करेंगे सॉल्यूशन, कि भैया ये देख लो अब चैप्टर ही चालू हो रहा है एक टाइप से सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं बेटा, हम लोग सॉल्यूशंस हम लोग बोलते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो सर, सॉल्यूशंस हम लोग बोलते हैं कि आप होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो। ध्यान सुनना अपने पास, ये देखना सर, ये देखना सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। आप अलग अलग 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिला के होमोजीनियस मिक्सचर बनाओगे, मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी। आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज दिखाओगे, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे थम्स अप है या कोई भी आप घर पे जो सॉल्यूशन आप देखोगे तो वहां पर आप कंपोजिशन यूनिफॉर्म रखते हो। चाहे सब्जी बना रहे हो, सब्जी क्या होती है भाई, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ आप सॉल्यूशन बनाते हो। ध्यान सुनना अपने पास बेटा, साथ साथ में अब लिखते चलना, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सॉल्यूशन को देखोगे तो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहां पर हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करें बेटा तो सॉल्यूशन ना कंपोनेंट के बेसिस पे देखोगे, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग डिफाइन होता है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन
बेटा सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन कर दे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए बेटा अगर हम डिफाइन कर दें तो बेटा देख लीजिएगा, ये टॉपिक फिर से बोल रहा हूं, वहां पर जाके कोई ये ना बोले कि सर आपने ये वाला सॉल्यूशन का ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ाया, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं प्रूफ के साथ, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको अगला चैप्टर भी अच्छा करना है तो ये टॉपिक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर यहां पर क्या होता है, इट हैज टू कंपोनेंट्स। इसके पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। कौन क्या जैसे डिसाइड होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट हम लोग देखेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन के बाद देखेंगे तो हमारे पास अगर तीन कंपोनेंट है तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब बेटा ऐसे करके बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में देखोगे तो हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही जानना होता है। इसके पास तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा, इसके पास तीन कंपोनेंट होते हैं। सर दो सॉल्यूट हो जाएगा, यहां पर दो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट बेटा एक ही रहता है, सॉल्वेंट बेटा एक ही रहता है। सर क्वाटर्नरी में देखोगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि चार कंपोनेंट होंगे, इट हैज फोर कंपोनेंट्स। यहां पर देखोगे चार कंपोनेंट है, ये भैया चार कंपोनेंट होंगे, तीन सॉल्यूट होगा, थ्री सॉल्यूट होगा, एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। थ्री सॉल्यूट होगा, एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, सॉल्यूट बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सर देखना अपने पास बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही पढ़ रहे हैं बेटा, तुम ड्रॉपर बैच में हो तो भैया तुम्हारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी बात है। अब इसको तुम सॉल्यूशन पढ़ो चाहे इसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ो, मैं भैया सीधी सी बात है, यहां पर तुम्हारे लिए चैप्टर का सेग्रीगेशन नहीं है बेटा। अब आपके पास ये तीनों चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और सॉल्यूशन कभी भी मिलकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में बेटा जो है वो सिलेबस वाला कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। हमें हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, या क्वेश्चन आएंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन खूब आता है और भर भर के आएगा। चलिए अब बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को बेटा अगर आप और तरीके से डिफाइन करें तो सॉल्यूशन को आप और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एक को बोलते हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट का मतलब क्या है सर, सुनना अपने पास, साथ साथ में लिखते चलिएगा, अभी थ्योरी हो रही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कैसे डिसाइड करते हैं इसको भैया, एनसीईआरटी अगर आप सॉल्यूशन का पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, क्वालिटेटिवली ऐसे लिख दिया जाता है। क्वालिटेटिवली आप सॉल्यूशन को क्वालिटी वाइज आप दो टाइप से डिवाइड करते हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लेस सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्वेंट। आपको अगर 1 लीटर पानी में अगर 1 मोल दिया है सॉल्यूट का तो भैया उसको बोलते हैं मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्वेंट। तो बेटा इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट ऐसे डिफाइन करते हैं कि डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि भैया पानी मान लो 1 लीटर है, अगर 1 मोल है तो डाइल्यूट हो गया और 10 मोल है तो भैया क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए भैया एकदम लोड नहीं लेना है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके लिए अपने को लोड नहीं लेना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा सिंपल सा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। डन। चलिए अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पढ़ाते हैं, ध्यान सुनना अपने पास। सर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये देखो अपने पास क्या हो रहा है। सर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को हम अलग से देखेंगे। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया हम सॉल्यूशन को
सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, प्लीज सुनना अपने पास, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो भैया देख लीजिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप देख लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा कैसे आइडेंटिफाई होता है बाइनरी सॉल्यूशन में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो याद रखिएगा, सॉल्वेंट जो होता है ना बेटा, सॉल्वेंट, ये देखिएगा सबसे पहली चीज, सॉल्वेंट क्या होता है सर, ये डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। आप पहले तो इसी से समझ सकते हैं सर, केस वन, इसमें क्या होता है कि फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है कौन, सॉल्वेंट। केस वन कैसे डिसाइड करता है बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखना अपने पास, सॉल्वेंट क्या होता है, डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, कि भैया फिजिकल स्टेट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए गैस है और बी लिक्विड है, देखना अपने पास, और ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सर अगर सॉल्यूशन बेटा लिक्विड है, लिक्विड है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा। ध्यान सुनना, ए गैस बी लिक्विड, सॉल्यूशन क्या है लिक्विड में, मतलब क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा सॉल्वेंट होगा और ये मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ये मेरा सॉल्वेंट और ये मेरा सॉल्यूट। मैं यहां पर एक लाइन भी लिख देता हूं कि भैया इफ बोथ कंपोनेंट्स आर, अगर दोनों कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट्स आर, अगर दोनों कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग स्टेट में है, डिफरेंट फेजेस, देन solvent is that component which has same phase as solution। फिर भैया हम सॉल्यूशन का जो फेज है वो डिसाइड करता है कि भैया सॉल्वेंट कौन है। ये लिक्विड है तो भैया ये सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ध्यान से देखना, जब अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक्स सॉलिड है और वाई अपने पास गैस है, और इसका जो सॉल्यूशन बना, इसका जो सॉल्यूशन बना वो भैया सॉलिड बन गया, तो भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कर लो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कर लो। बेटा याद रखिएगा, ये सेम चीज सॉल्यूशन में मैं बताने वाला नहीं हूं, पहले बता दूं भाई, कोई ऐसा हो जो बोले कि सर सॉल्यूशन में फिर से दोबारा, तो कुछ होंगे भाई साहब जिनका नाम होगा एवरेज। क्या होगा सर, अब यहां पर एक्स और वाई में डिसाइड कर लो, कैसे पता चलेगा सर, यहां पर सॉल्यूशन का फेज क्या है, सॉलिड, तो ये क्या हो गया सर, सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ये सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। कैसे डिसाइड किया, दोनों का फेज अलग अलग है, सॉल्यूशन का फेज देख लो। हाँ मतलब अब चिंटू हटा देता हूं ना यार, अब चिंटू हटा के एवरेज नाम रख देता हूं इस बैच में, ठीक है। हाँ रोहित शर्मा फैन एवरेज, ठीक है। ये देख, तो एक सॉलिड भाई, सॉलिड, ये गैस, सॉलिड और गैस है भैया, अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे, सॉल्यूशन का फेज देख लो, सॉलिड है तो ये भैया सॉलिड वाला सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। सर याद रखिएगा, ध्यान सुनना अपने पास, ये ध्यान सुनना सर, ये देखिएगा केस टू। अब केस टू में क्या होगा कि सर अगर दोनों अलग अलग सेम फेज में हो जाए, तो अलग अलग फेज में, तब आपने किससे डिसाइड किया कि सॉल्यूशन से जिसका फेज मैच कर रहा हो। अगर दोनों के दोनों अगर लिक्विड हो गए, तो अगर दोनों के दोनों अगर लिक्विड हो गए और अब सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अब इस केस में कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करेंगे, तो बेटा याद रखिएगा, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर, देख लीजिएगा, if both components are present in same phase, अगर दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है, दोनों सेम फेज में है, तो भैया उस केस में देन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट which has
हायर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। यहां पर हम जाके क्वांटिटी देखते हैं, जैसे पहले मोल चेक कर लो, फिर भैया मोल नहीं देख रहा तो मास देख लो, मास नहीं दिख रहा तो वॉल्यूम देख लो। सर देख लीजिएगा क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट कौन होगा? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। याद रखिएगा सर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानते कैसे हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने का तरीका क्या है कि भैया अगर दोनों कंपोनेंट्स दोनों ही सेम फेज में है तो उस केस में भैया क्या देख लो? क्वांटिटी देख लो। क्वांटिटी मतलब भैया मोल चेक कर लो। मान लो मुझे किसने बोल दिया कि सर इसके 10 मोल हैं और इसके भैया कितने हैं सर? 2 मोल है, तो मैं डिसाइड कर लूंगा मेरा सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। सर डिसाइड कर लो, दोनों ही लिक्विड लिक्विड है, तो यहां पर हमने कैसे डिसाइड किया? क्वांटिटी से डिसाइड किया। यहां पर कौन सा डिसाइड किया? क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी से डिसाइड कर रहे कि भैया क्वांटिटी किसकी कितनी चल रही है। यहां पर देख लो फिर से अगेन, एक्स सॉलिड है, वाई सॉलिड है, और सर यहां पर सॉल्यूशन बना दिया। सर इसका 800 ग्राम है और इसका 200 ग्राम है। अब मास दिया है तो बेटा इस केस में बता दो। सर इस केस में भैया सॉल्वेंट कौन है? इस केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट बता सकते हो। सॉल्वेंट एक्स होगा, सॉल्यूट क्या होगा? वाई होगा। सर जब आपके पास अलग अलग फेजेस थे, आपने सॉल्यूशन के फेज से डिसाइड किया। लेकिन अगर भैया दोनों का सेम फेज है, लिक्विड लिक्विड है, तो उस केस में भैया हम लोग क्या करते? उस केस में हम लोग सीधा सीधा क्या बना देते हैं कि भैया आप क्वांटिटी देख लो। क्वांटिटी कैसे देखेंगे? सर मोल से देखो, या फिर मास से देखो, या फिर वॉल्यूम से देखो। मोल दिया है, सबसे प्रेफरेंस मोल को देंगे, फिर मास देंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम दे देंगे। डन? पक्का? तो भैया देख लीजिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम जब भी पढ़ते हैं तो भैया हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है। कुछ लोग होते हैं मास के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं, मास के ऊपर नहीं। ठीक है, मास के ऊपर नहीं बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मान लो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप सब लोग नॉर्मल लाइफ में देख रहे होंगे। अब दो अलग अलग टाइप के लोग, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसका भी सॉल्यूशन बनेगा तो बेटा क्या बनेगा? लिक्विड ही बनेगा। सर अब हम कैसे डिसाइड करें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? तो कुछ लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, ध्यान सुनना अपने पास। वाटर के बाद अब यहां पर वॉल्यूम इसका भैया 250 ml रख लिया, और इसका वॉल्यूम हमने 30 ml रख लिया, तो भैया ये क्या है? अब इस केस में क्या हो जाएगा? कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? सर इस केस में कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? सर ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। यही होगा वाटर सॉल्वेंट। अगर उल्टा कर दे भाई, कोई ऐसा बोल दे, कोई ऐसा उल्टा बना दे भैया, कुछ लोग होते हैं ना भैया, जैसे हाँ ये तो हो गए नॉर्मल लोग, और एक होते हैं भैया अपने जैसे बैच में होते हैं, कौन से? तुमको नाम पता ही चल गया है, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड। अब वो बोले नहीं सर जिंदगी में पानी में क्या रखा है? सर पानी तो भैया हाँ 50 ml लीजिए, लेकिन सर जो मजा अल्कोहल में है इसको 150 ml ले लीजिए। कुछ लोग उल्टा भी पीते हैं भैया, कुछ लोग उल्टा। तो अब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड लिक्विड है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? अब की बार सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। नॉर्मली पानी ही सॉल्वेंट रहता है भाई जिंदगी में, याद रखिएगा। कुछ लोग होते हैं ना भैया, एक होते हैं कबीर सिंह बनना है, एक होते हैं कि नहीं सर कबीर प्रो मैक्स बनना है अपने को, तो वो ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसाइड करना कि बाइनरी सॉल्यूशन में कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, डिपेंड करता है। हाँ एक होता है कबीर और एक होता है कबीर सिंह प्रो ना भाई साहब, कबीर सिंह और एक कबीर सिंह प्रो मैक्स होता है, वो बेटा कबीर सिंह प्रो मैक्स है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देख लेना अपने पास। अब ये अलग अलग एग्जाम्पल। अच्छा अब यहां पर देखोगे तो हम लोग सॉल्यूट को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, क्योंकि हम बार बार न्यूमेरिकल में इन सब में, तो इसको हम लोग बेटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ही नहीं एनसीईआरटी ही रिप्रेजेंट करता है। और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। ठीक है सर, सॉल्वेंट क्योंकि ऑब्वियस है शुरुआत में सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्वेंट होता है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? बेटा सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्वेंट होता है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? सॉल्यूट डालते हैं। ठीक है, यस, सॉल्वेंट हो गया और उसके अंदर हम लोग
सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं नहीं, एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करता है। अब इसको देखना भाई साहब, मैं इसलिए सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सब दिक्कत क्रिएट करेगा आपको। तो गिवन मास ऑफ, ये क्या लिखोगे, सॉल्वेंट लिखोगे। सर यहां पर W2 लिखूंगा तो इसका मीनिंग पता चलेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट के बदले क्या लिखोगे, सॉल्यूट। सर M1 लिखूंगा तो ये क्या लिखोगे, बेटा लिखते चलना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगी तो वहां पर आपको, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं घर पे सोच लेना कि भैया ये कैसे कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर क्या मैं, मेरी इतनी मजाल कि मैं ये लिख पाऊं और आप इसको बोल पाए, N1 की वैल्यू क्या होगी, W1 अपॉन M1। समझ रहे हैं सर। N2 का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स क्या होंगे, देख लो भैया, सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स निकाल सकते हो। सर ये देख लेना, सर ये दिया अपने को पता चल रहा है, W1 W2, क्योंकि फॉर्मूला यूज होगा तो बेटा वहां ये सब वर्ड यूज होंगे आगे जाके कल, मतलब मोलारिटी मोलालिटी इन सब में फॉर्मूले में यूज होगा तो 2। अब ऐसा नहीं कि सर 2 से 2 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, ऐसा नहीं करना है। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 मतलब सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कुछ क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास, कभी कभी क्या होता है कि भैया देख ले, अब वो एग्जाम, अब जैसे मान लो आज आज तो टॉप लेवल की बात कर रहे हैं ना, फिर कल एवरेज वाला आएगा, बोलेगा सर W2 मास 2 बार, मोलर मास 2 बार, तो अच्छा मोल्स 2 बार, अच्छा ऐसे आ रहा है। भाई ये ऐसा एवरेज मत सोचना, ठीक है ना, इसको एवरेज नहीं बोलते, सीधी सी बात है। 20,000 में 50, 20 लाख में से 50,000 में आना है तो टॉपर बनना पड़ेगा। तो एवरेज वाले लोग भैया देख लेना, आप रिवाइज करके आना तो टॉपर वाली फीलिंग आएगी, नहीं तो दिक्कत आएगी अपने को। भैया कहीं पर ऐसे दिया है V1 तो यहां पर लिख सकता हो, यहां पर लिख सकते हो ना, गिवन वॉल्यूम ऑफ। सर पता चला ये सब कैसे यूज कर दे रहे हैं, सॉल्वेंट। ये मीनिंग देख लीजिएगा, V2 का मतलब क्या हो गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये इतना बेसिक सी चीज बताई गई है ताकि कल जब एक फॉर्मूले में यूज हो तो आप भी टॉपर की तरह बिहेव कर पाए, ना कि एवरेज की तरह, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ ये इतना बेसिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि भैया, मतलब सर इसको एडवांस बोलते हैं, ये इतना एडवांस इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप कल एडवांस की तरह, मतलब टॉपर की तरह बिहेव कर पाए, ना कि एवरेज की तरह, ठीक है, यही होगा। तो भैया देख ले, अब तेरे पास जैसे छोटी छोटी चीजें अब बताई जा रही है भैया, अब देख ले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना, बाइनरी सॉल्यूशन मेरा सिलेबस में है तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब बाइनरी सॉल्यूशन में मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ध्यान सुनना, अपने पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। किसी को जाना है जा सकते हो बेटा, जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, ऊपर क्रॉस होता है, ये तो ऑनलाइन में यही फायदा है, जब मन करे तब जा सकते हो, रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज अवेलेबल, रात के 2 बजे भी मैं मिल जाऊंगा तुम्हें। हाँ ये देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बात करेंगे तो सबसे पहले परसेंटेज टर्म्स की बात होती है। अब परसेंटेज टर्म्स की बात कर लेते हैं, परसेंटेज टर्म्स देखिएगा, परसेंटेज टर्म्स, ये ऐसी बातें शायद आपको याद ना आए, इतना बड़ा फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको। परसेंटेज टर्म्स की बात करते हैं। अरे ऐसे, अरे तो भाई एक बात बता तुझे, ठीक है, अब दिक्कत कहां होती है, अब मान लो कल आएगा कोई, कल कोई एवरेज आ गया, अब कल कोई एवरेज आके बोलेगा ये सब क्या चल रहा है, 2 1 क्या चल रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है। फिर बोलेगा सर हाँ आप एवरेज बच्चों के बारे में नहीं सोचते, इसीलिए लगता है ना भाई कि भाई हाँ सोच रहा है, पढ़ाई लिखाई जीरो, लेकिन भाई कमेंट बाजी फुल। और परसेंटेज टर्म्स की बात करेगा तो देख तेरे पास कौन कौन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दो ही चीजें हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे, इसको 2 से। परसेंटेज टर्म्स में बेटा सबसे पहले बात करेंगे तो मास परसेंटेज आता है, मास परसेंटेज, या फिर इसको देखिएगा कैसे लिखते हैं, सर बाई मास लिख दिया जाता है, कभी भी आप देखेंगे तो मास परसेंटेज या फिर बाई मास लिख दिया जाता है। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देख के रोना ना आ जाए बेटा, ध्यान से देखना, मास परसेंटेज का फॉर्मूला इतना तगड़ा फॉर्मूला है कि भैया हो सकता है कुछ लोगों को एकदम देखते ही देखते रोना आ जाए कि सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो भैया अब देख रहे हो
सर सॉल्यूट का मास निकालना है सर, कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का फॉर्मूला आप शायद परसेंटेज कंपोजिशन में आपको बताया था, अगर आप टॉपर हैं तो आपको याद आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन पिछले हफ्ते की कहानी थी, जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले अगर पेज पलटेंगे तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताया गया था। वहां पर भी सिमिलर टाइप का परसेंटेज निकालना सिखाने का मतलब यही था कि अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। अब भैया तुमको लगता है नहीं सर, अब 2 अपॉन टोटल मास मतलब क्या हो गया, तुमको लग रहा है, तुम ये रट लो भाई, फॉर्मूला रटना है, लो भैया रट लो, मास बाई मास, सॉल्वेंट का मास लिखोगे, मास परसेंटेज सॉल्वेंट का, तो भैया क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 इंटू क्या हो गया 100, W1 अपॉन W1 प्लस W2 मास परसेंटेज बेटा। अब कोई बोले सर ऐसा, अरे भैया लिख ले भाई, जितना मन करे इतना, ये देख सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट W बाई W, सॉल्वेंट का परसेंटेज ऐड करेगा तो कितना आएगा सर 100 आएगा। परसेंटेज का मतलब यही था, परसेंटेज का मतलब यही था ना भाई, मास परसेंटेज, मास का अपना परसेंटेज, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। सर मास परसेंटेज याद करो, मैंने तुमको परसेंटेज के टाइम बताया भी था, सॉरी मतलब परसेंटेज का मीनिंग शायद याद करो, उस टाइम पे बताया था मैंने। अब दिक्कत क्या है कि चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मेरी गलती है, मैं पीछे की चीजें याद दिलाता चलूंगा। अगर तुमको मास परसेंटेज निकालना है तो भैया सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, जिसका मास दिया डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 कर लो, सीधी सी बात है। मास परसेंटेज तो छोड़ो, वहां मोल परसेंटेज भी निकालना सिखाया था। लेकिन देखिएगा, अगर तुमको कहीं पर इसका मीनिंग डिकोड करना, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है बेटा 20% HCl HCl W बाई W एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो बेटा इसका मीनिंग डिकोड कर लेना। कैसे सर, ये बहुत रेयर है कि आपसे कोई ये फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछे, ये ऑलरेडी अगर फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत पहले आप जान चुके हैं। आप इसका मीनिंग समझिएगा, एग्जाम हॉल में आपसे क्या करवाएगा, वो ये सब चीजें पूछेगा। 20% HCl W बाई W एक्वस सॉल्यूशन, रियल लाइफ में देखोगे तो रियल लाइफ में आप डॉक्टर बनेंगे अगले साल, मतलब टॉपर रहेंगे तो डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। तो अगले साल आप देखेंगे तो आपको ना दवाइयों के ऊपर, या अभी घर में कोई दवाई पड़ी होगी, कैप्सूल्स के ऊपर देखेंगे तो ये सब सिंबल यूज होता रहता है, कैप्सूल्स के ऊपर, इन सब के ऊपर ना ये सब सिंबल यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं मेरे 20% मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, तो भैया इसका मतलब, सॉरी केमिस्ट्री में 20% आ रहे हैं, तो भैया इसका मतलब क्या है कि 100 में से 20 नंबर मेरे आ रहे होंगे। सर सिमिलरली 20% का मतलब ये होगा, मास बाई मास का मतलब कि 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम प्रेजेंट होगा 100 ग्राम में। क्योंकि परसेंटेज का मतलब यही होता है कि आपको कुछ नहीं पता तो आप 100 के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, 100 के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अब ये डेटा आपको क्या बताएगा, एग्जाम हॉल में बेटा सब कुछ बता सकता है। क्या सर, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, सर मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। अब यहां पर देखिएगा बेटा, बी ए टॉपर देख लेना, सॉल्वेंट का मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया। सर आपने अपने हिसाब से, अब आपको मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स निकालो, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, आपको अदर क्वेश्चन का जो भी पोर्शन दिया होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर एक लाइन आपके क्वेश्चन में अगर यूज होगा तो बेटा ये इसका मीनिंग, ये तो परसेंटेज कैसे निकालते हो छोड़ दो, आपको इस लाइन का मीनिंग पता चल रहा है कि 20 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उससे भैया W2 आ गया, W1 आ गया। अब मैं यहां से N2 निकाल सकता हूं, यहां से N1 निकाल सकता हूं, जो आएगा वो निकाल लूंगा, पता चल रहा है, अरे हो जाएगा। तो सर इसका मीनिंग डिकोड हो रहा है कि मास परसेंटेज का मतलब ये होता है कि भैया 100 ग्राम में इतना आपका मास है। और ऑब्वियस आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूट का मास कम होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। डन। अब देख ले, तेरे पास मास परसेंटेज के बदले, अगर मैं मास परसेंटेज के बदले वॉल्यूम परसेंटेज बोल दूं तो भैया एकदम बेहोशी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट होगा ना सर, ये तो पक्का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर, वॉल्यूम परसेंटेज फिर से कैसे निकालें?
अगर तुमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ भैया। वॉल्यूम परसेंटेज अगर कोई बोल दे सॉल्यूट का निकालने का, तो बेटा अब देख रहा है, ये देख रहा है 3 बजे के बाद कितना गंदा गंदा चीज पढ़ाया जा रहा है, ये सब कैसे लिख सकता है जी। सर वॉल्यूम परसेंटेज अगर तुझको सॉल्वेंट का लिखा जाए, सर बताइए तो ये 1 क्या है 2 क्या है, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है। 1 सेकेंड रिपीट कर दीजिए सर। हाँ रिपीट सर रिपीट। 1 2 पता चल रहा है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का कैसे निकालते। मैं तुमको बोल रहा हूं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। सर ये बात पता चल रही है। मैं कह रहा हूं भैया 20% सर HCl लिखा हुआ है, V बाई वी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब बेटा पानी होता है, एक्वस मतलब सॉल्वेंट कौन है, पानी है। अगर मैं तुमको ये दे दूं, क्या इसका मीनिंग डिकोड कर लेगा? हाँ ए भैया डिकोड करेगा कि नहीं करेगा बताओ जल्दी। इसका मीनिंग डिकोड हो जाएगा कि नहीं होगा? 20% HCl वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन। क्या हो रहा है? पता चल रहा है? पता चल रहा है कि नहीं? हु इज द बेस्ट टीचर? स्पैमर भी सोच रहा होगा कहां से कहां चले गए सर। हाँ इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भैया क्या करें, हाँ कुछ तो भाई साहब ऐसा तो और क्या। आज हमें क्या समझ में आया? आज हमें ये समझ में आया कि डोंट बी एवरेज। हाँ डोंट बी एवरेज, आज यही समझ में आया। अगली बार से कभी एवरेज मत बोलना खुद को, पढ़ने वालों को खासकर बोल रहा हूं। अगर तुम्हें ये फील नहीं आ रहा कि यार मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं टॉपर बन सकता हूं, तो भाई फिर आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं बन सकते। ठीक है, ये एवरेज ये सब निगेटिव वर्ड से बच के रहिएगा। एवरेज बनेंगे तो एवरेज रिजल्ट आएगा, और 20 लाख का एवरेज बेटा बहुत बकवास होगा। बी अ टॉपर, और टॉपर की मेंटेलिटी लेके बैठिए, रिवीजन करके आइए। अब ऐसा नहीं हाँ सर 20 ग्राम 20 ml HCl का प्रेजेंट होगा, 20 ml HCl का प्रेजेंट होगा, 20 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। भैया 100 ml में भैया 20 ml क्या होगा? HCl प्रेजेंट होगा, 20 ml HCl प्रेजेंट होगा, यही होगा सर। 20 ml प्रेजेंट होगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट बेटा आज तुम देख रहा है कितना हेवी हेवी कॉन्सेप्ट कह रहा है। ये परसेंटेज टर्म्स से पता चल रहा है कि भैया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अपना। अब तुझे दिक्कत क्या है कि जो रिवीजन नहीं करेगा भैया 1 और 2 में कल कंफ्यूज रहेगा कि V1 प्लस V2, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते सर? V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू, सर देखिए V और V मिल गया 2V हो गया, और 1 और 2 मिल गया तो 2V3 नहीं लिख सकते। अगर ऐसे मन में विचार आए तो एकदम भैया मैं सच बता रहा हूं, देखना एक साइड में उड़ता हुआ तीर होगा, उसको दबाओ और चले जाओ। अगर तेरे मन में कल रिवाइज करके नहीं आएगा तो अजीब अजीब से थॉट्स नहीं आएंगे कि V और V मिल गया 2V हो गया, 1 और 2 मिल गया 2V3 हो गया। हाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ हाँ कुछ पुचू वाली बातें करने से नहीं हो पाएगा ना भाई, यही सब चीजें होंगी। थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। अब वो कंफर्ट जोन क्या है तो भैया देख ले, रिवीजन करके आएगा तो मजा आएगा, नहीं आएगा तो भैया। अच्छा वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दिया, एक बात बताओ, तुम्हारी मर्जी, तुमने वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज निकाल दिया। अब ध्यान सुनना सिंबल का, ये देख लो मास बाई वॉल्यूम। बेटा मास बाई वॉल्यूम, ये अलग अलग परसेंटेज टर्म्स यूज होते हैं बेटा डेली लाइफ में। अगर आपको लगता है तो आप जाके किसी भी लिक्विड कंपोजिशन को उठाओ, कोई जूस है या कोई दवाई है, कोई इंजेक्शन है, वहां पर V बाई वी मिल जाएगा आपको। मास बाई वॉल्यूम, ध्यान सुनना, मास बाई वॉल्यूम। सर मास बाई वॉल्यूम W बाई वी बोलते हैं इसको। सर इसका मीनिंग क्या होगा? W बाई वी का मतलब क्या होगा? सर अगर मास बाई वॉल्यूम आप निकालने जाएंगे सॉल्यूट का, तो देख लेना इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट का मास लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम लेंगे, इनटू क्या कर देंगे 100। क्योंकि बेटा परसेंटेज निकालने में ये आजादी है, परसेंटेज निकालने में आप आजादी है, आप किसी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरा नंबर आया फिजिक्स में केमिस्ट्री में, मान लो केमिस्ट्री में नंबर आया 40 आउट ऑफ 180, और फिजिक्स में आया 120 बाई 180, तो मेरी मर्जी है, मैं परसेंटेज किसी भी टर्म में निकाल सकता हूं। हर वाले ने पूछा कैसे कितना परसेंटेज आया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं थोड़ा बोलूंगा फिजिक्स में ज्यादा आया केमिस्ट्री में कम आया, नहीं, मैं क्या करूंगा सीधा सीधा जोड़ दूंगा 160 बाई, हाँ पापा 160 आए 180 में, ये भी परसेंटेज निकाल सकता हूं ना बेटा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे।
तो भैया आप परसेंटेज निकालने में यही आजादी है, आप कहीं से कहीं कुछ कर सकते हैं। तो यहां मास का परसेंटेज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मास का परसेंटेज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में W2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। सर मास परसेंटेज अगर आप सॉल्वेंट का निकालने जाएं मास बाई वॉल्यूम, तो बेटा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई V टोटल, सर इनटू क्या कर देंगे 100। सर इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपको ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा, और ये 4 लाइंस मीनिंग डिकोड करके आइएगा, सर एक्वस सॉल्यूशन ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, अगर 20% W/V HCl एक्वस सॉल्यूशन दिया है, 20% W/V HCl एक्वस सॉल्यूशन दिया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सर 20 ग्राम प्रेजेंट है HCl का। याद रखना मास इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सर ये जो परसेंटेज दिया गया है सर ये 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो 20 ग्राम 100 ml। मास बाई वॉल्यूम है, मास इज प्रेजेंट इन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। पक्का? अब एक लास्ट टर्म, बस कहानी खत्म। सर वॉल्यूम बाई मास, अब बेटा अगर आप इसको देखोगे तो बस यहां पर V/W होगा, जो चीज वहां पर पड़ी है उसका अपोजिट कर दो। V/W अगर सॉल्यूट का निकालने जाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास टोटल इंटू 100 कर दो। सर सॉल्यूट का मास, ऐसा सॉल्यूट का वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास इंटू क्या कर देंगे 100। सर यहां पर V/W अगर सॉल्वेंट का निकालने जाएंगे तो भैया आप एग्जाम में ना ये लाइन का मीनिंग पूछा जाएगा, तुमसे कोई परसेंटेज नहीं निकलवाएगा बेटा। ये क्वेश्चन बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला बस लिख रहे, बट ये रियल में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भैया वो परसेंटेज निकालने का नहीं पूछेगा। अगर तुमको ये दिया जाएगा तो भैया आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या हो रहा है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ यही मीनिंग तो नहीं पता चलता है सर। ये देख ले, यहां पर देखेगा तो यहां पर क्या आएगा, 20 ml HCl इज प्रेजेंट इन, वॉल्यूम इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू, सर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भैया वॉल्यूम प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, 20 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पक्का? तो भैया देख लेना। अब ये परसेंटेज टर्म्स बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान लिया है, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, और उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा परसेंटेज टर्म्स पढ़ा, जिसका भैया कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ परसेंटेज टर्म्स में छोटा सा फॉर्मूला। भाई साहब टॉपर लोग पढ़ के आइएगा, एवरेज लोग हाँ करो कम्युनिटी पे चलते हैं और वहां पूछते हैं कौन बढ़िया है कौन बेकार है। और क्या भैया टॉपर लो, भैया अगले साल सिलेक्शन लेना है तो पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करके आइएगा, 2 और 1 का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, रिवाइज कीजिए प्लीज, पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए। इस वीक का एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे पूरा चैप्टर अपना पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट भाई कंसोलिडेट करना है। अगर तुमको बुरा लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है बेटा वो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे उनको बुरा ही नहीं लगता है, वो भैया यही नहीं सोच पाते कि क्या गलत चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है यार मतलब मास्टर सारा टाइप का क्वेश्चन करा देता है ना, तो फिर मैं एग्जाम में जाता उसी में से क्वेश्चन आ जाता निकल जाता। बेटा बुरा लग रहा है या आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ चैप्टर में, तो बेटा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट हो चाहे किसी भी चीज का हो। प्लीज बेटा कोशिश करिएगा, ट्राई कीजिएगा बेटा, आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते। आज तो मैंने बहुत कुछ कराया भी नहीं है, एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराए 4-5 और बस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चालू किया है। कल भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म फुल फ्लेज चालू हो जाएगा और कल स्टोइकोमेट्री यूडियोमेट्री सब खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सॉल्यूशन चैप्टर चालू हो चुका है, इनडायरेक्ट वे में हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप यहां पढ़ें चाहे सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ें, सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि मैं टॉपर्स का मास्टर हूं। ये बोलने में मजा आ रहा है यार, हाँ आपसे आज से मैं बोलूंगा और क्या। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब बिकॉज हाँ वी आर टॉपर्स एंड आई एम द मास्टर ऑफ टॉपर्स। ठीक है चलो कल मिलते हैं बेटा एक बार फिर, और कल करेंगे भैया ये सारे के सारे टॉपर्स वाली कहानी। तब तक भैया बाय बाय, एंजॉय करो, बाय।